क्योंकि कल्चर ऐसा बन गया कि अब म्यूजिक वीडियो देख लो या फिर कुछ भी देख लो कि हिप्स इज समथिंग दैट इज कंसिडर्ड वेरी अट्रैक्टिव। विमेन्स किस टाइप की ट्रीटमेंट के लिए आते हैं मेनली? यंग फीमेल्स यूजुअली कम फॉर ब्रेस्ट रिलेटेड इश्यूज। आई थिंक वो भी द इनसिक्योरिटी कंपोनेंट है ना, सोशल मीडिया हैज added to it. Right. Everyone, all aestheticians, plastic surgeons will agree कि normal people are certainly better patients than celebrities. I think it is a cultural change because they are in that glam industry. They want to look young. The people follow them. They said if she can look that good at 54, so can I, right? Hi, this is Naveen Kumar Verma, your host, and welcome to the Alpha People. So आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर अभिनव अग्रवाल, जो कि एक प्लास्टिक सर्जन एंड एस्थेटिक सर्जन हैं। सो उनसे हम बात करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स पे, डिफरेंट टाइप की सर्जरीज और कॉस्मेटिक सर्जरीज के बारे में, हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, एंड फेस अपलिफ्ट प्रोसीजर्स और फैट लॉस प्रोसीजर्स आल्सो। सो व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ डूइंग दोज प्रोसीजर्स, what are the benefits and side effects of those procedures and the cost of those procedures. So let's talk to Dr. Abhinav Agarwal. So Dr. Abhinav, आपका बहुत बहुत स्वागत है अल्फा पीपल के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच। सो सर, अभी जो आज का हमारा पॉडकास्ट है, as you are a doctor and plastic aesthetic surgeon, so first question यही है मेरा कि what exactly is plastic surgery? Okay, so plastic surgery is a relatively new branch of sub-speciality of surgery which started during the time of the World War II, World War I. Okay. एक सर्जन था called Harold गिलीज ने उस टाइम पे ऐसा ट्रॉमा देखा जो उस टाइम पे था नहीं, सो ही स्टार्टेड डूइंग सर्जरी जिसमें वो बॉडी का अपना ना टिश्यू यूज करके पेशेंट्स को हील कराता था। ओके, सो दैट इज द ओरिजिन ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। द वर्ड प्लास्टिक इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड प्लास्टिकोस। इसका मतलब होता है टू मोल्ड। सो व्हाट प्लास्टिक सर्जन्स डू इज दे mold your own skin to become a better version of yourself. So that is the idea. So exactly इसका मतलब है mold करना। mold करना। It is not the plastic जो कि हम अपने घर में यूज करते हैं। Actually उसको भी वो plastic मतलब the origin word is the same. mold कर रहे हैं। mold करना, पर हमने क्योंकि plastic ऐसा होता है ना, sticky होता है, you can melt it and mold it into whatever yeah, you exactly, want to make. exactly. So the idea is the same, but yes. ठीक है, वरना लोग ऐसे कहने लग जाएंगे कि सर्जरी करवानी प्लास्टिक में घर से ले आता हूँ, आपको बता दो। तो फिर आप प्लास्टिक भी गरम करके खुद ही लगा लो आप जैसे। सही बात है सर। ओके, सो सर ये इसके अंदर जो प्लास्टिक सर्जरी में किस किस टाइप की सर्जरीज इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग? सो प्लास्टिक सर्जरी की ना एक्चुअली हेड टू टो हम सारा कुछ ऑपरेट करते हैं। सो इट इज़ अ वेरी वर्सेटाइल ब्रांच ऑफ सर्जरी। इसमें डिपेंडिंग ऑन योर मतलब इंटरेस्ट यू कैन चूज कि आप किस तरह का प्लास्टिक सर्जन बनना चाहते हो। ओके, प्लास्टिक सर्जरी में वी डू माइक्रोवैस्कुलर सर्जरी। माइक्रोवैस्कुलर है कि हम छोटी छोटी नसों को जोड़ देते हैं। आपने सुना होगा कोविड टाइम में एक पुलिस वाले का हाथ कट गया था। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। प्लास्टिक सर्जन्स ने उसको रीइम्प्लांट कर दिया था। दैट इज माइक्रोवैस्कुलर सर्जरी। हम वी कैन डू फ्लैप्स, जैसे किसी को होना नहीं चाहिए बट किसी को अगर कैंसर है एंड वी हैव टू टेक अ पार्ट ऑफ दैट टिश्यू आउट। किसी का फेस में कैंसर है, वी हैव टू टेक आउट द चीक। तो उस पेशेंट को फिर से नॉर्मल रिहेबिलिटेट करने के लिए वी टेक टिश्यू फ्रॉम द चेस्ट, फ्रॉम द थाइज, फ्रॉम एनीवेयर, उसको हम फिर से रीइम्प्लांट करते हैं, मतलब यूजिंग माइक्रोवैस्कुलर सर्जरी, या उससे हम उसको फिर से एक नॉर्मल फंक्शनल स्टेटस दे सकते हैं। सो दैट इज द आइडिया ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। अनदर फील्ड ऑफ इट इज हैंड सर्जरी। वी डू ऑल काइंड ऑफ हैंड, मतलब हाथ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट
functional organ of our body. Right. So hand surgery is done by plastic surgeons, and the more popular but just a part of the entire thing is the aesthetic surgery. Surgery can be used to improve certain features, and I am a predominantly aesthetic surgeon. Okay. I do a little bit of other stuff, but mainly आपकी एक्सपर्टाइज एस्थेटिक सर्जरी. मैंने एक्चुअली एक फेलोशिप किया था एस्थेटिक सर्जरी में अब्रॉड से. ओके. उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग इट मोर, तो बस फिर वैसे ही सो उसी हिसाब से निकल पड़े. उसी हिसाब से चल पड़ेगा. ठीक है, सही है. तो सर ये जो प्लास्टिक सर्जरी में जैसे आपने बताया कि यू जस्ट यूज द सम पार्ट ऑफ द बॉडी टिश्यूज एंड जस्ट प्लेस इट समवेयर एल्स, तो जो ये प्रोसेस होती है तो क्या बॉडी का पार्ट जो लुक है वो सेम रहती है जैसे ही होती है? अब दैट इज वही स्किल है, दैट इज वर्कमैनशिप, है ना. Okay. कई चीजें जो प्लास्टिक सर्जरी इज कॉन्स्टेंटली ब्रेकिंग द बैरियर, है ना. जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वी आर सीइंग वेरी गुड रिजल्ट्स विद अ लॉट ऑफ थिंग्स. मतलब एक्सपर्टीज बढ़ता जा रहा है ना. तो इट इज, मैं कह रहा हूँ, रिलेटिवली वेरी न्यू फील्ड ऑफ सर्जरी. एडवांसेस आर हैपनिंग बाय द डे. ओके. सो ऐसे वी कैन रिस्टोर अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना. पहले जैसे एक ट्रेडिशनल एग्जांपल है कि एक देयर वाज अ पेपर इन ब्रिटिशर्स के टाइम का ना 1800s का, फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ नेजल रिकंस्ट्रक्शन इज फ्रॉम इंडिया. ओके. तो वो ना जूनागढ़ एक जगह है इंडिया में. Yes, जूनागढ़ का एक किंग था, वहाँ पे पनिशमेंट थी कि नाक काट देते थे. तो कोई एक बंदे ने एक अपनी, पहले ना बार्बर सर्जरी करते थे, उसने टेक्निक बनाई कि वो हाथ की स्किन या फोरहेड की स्किन से नोज को फिर से बना देता था. वो पेपर पब्लिश हुआ. हमें एक ब्रिटिशर उस टाइम पे उसने देखा, उसने वो ना पब्लिश कर दिया. वो अराउंड 1897 का पब्लिकेशन है, जेंटलमैन्स मैगजीन में था पब्लिश. उसको फॉलो किया. द मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ नेजल रिकंस्ट्रक्शन आर डिराइव्ड फ्रॉम दैट. And अब if you see someone who is doing nose now, you can create something fantastic. हम ना रिस्ट की स्किन लेके, it is a very thin skin, उससे हम नोज को फिर से बना सकते हैं. ओके. And you can create everything that is normal. तो इट इज अ कांस्टेंट एवोल्यूशन. राइट. मतलब एक बैरियर को हम कॉन्स्टेंटली थोड़ा थोड़ा पुश कर रहे हैं. आई थिंक हर फील्ड में, इन योर फील्ड आल्सो हो ही रहा है. तो जैसे अगर आपने एक केस बताया था किसी का हाथ कट गया था और उस हाथ को आप लोग मतलब डॉक्टर ने मिलके रिकंस्ट्रक्ट कर दिया था, उसको जोड़ दिया था, तो क्या वो हाथ पहले की तरह परफॉर्म करता है? यस. एंड द पावर ऑफ द हैंड विल बी नॉर्मल. सेम. यस. सो वो है, इट इज कॉल्ड रीइम्प्लांटेशन. रीइम्प्लांटेशन अगर इफ इट इज डन सक्सेसफुली ऑन टाइम, यस, यू कैन restore the complete function of the hand, absolutely 100% theoretically and practically. but उसमें सर्जरी के साथ बहुत सारे और फैक्टर्स हैं. फिजियोथेरेपी, द मोटिवेशन ऑफ द पेशेंट, पूरा फंक्शन आते आते 6 महीने से 1 साल लग जाता है. तो उतना मोटिवेशन होना चाहिए, फिजियोथेरेपी फॉलो करना चाहिए. वी डू अ लॉट ऑफ टेंडन इंजरीज. अभी आई ऑपरेटेड ऑन माई फ्रेंड्स डॉटर. शी इज 4 years old. मतलब यंग चाइल्ड, सिंक पे शी वॉज पुटिंग हर वेट एंड सिंक टूट गया. तो हर इंटायर रिस्ट got cut. The hand was not functional for a 4-year-old kid. मतलब we did the surgery and I think it's been 3 months now. 3 महीने हो गए and she sent me a picture writing करते हुए. She made me a card and everything. So those are very gratifying things that you get. Obviously, that is amazing. क्योंकि very gratifying. एक बार तो ये है कि हाथ कट गया तो मतलब जिंदगी खत्म. पहले तो खत्म हो गई है ना. बट ऐसा नहीं है. With the advent of plastic surgery, things have become much more. It is a more functional branch. मतलब जिंदगी, जैसे हम सर्जरी एक हीरोइक ब्रांच मानी जाती है ना, जिंदगी और मौत वाली चीज की आपने जिंदगी बचा ली. प्लास्टिक सर्जरी में आई थिंक लाइफ एंड डेथ का फैक्टर कम है, बट इट इज मोर अबाउट फंक्शन. ओके. You can restore someone's function, you can restore someone's confidence. Aesthetic surgery is more about confidence. It is about body issues. I see people depressed in life due to certain issues. मतलब they correlated with anything. तो अगर aesthetic surgery से we can improve their overall मतलब confidence, then why not? And that's right. That is the idea.
तो सर जैसे अब ये हमने हाथ रिकंस्ट्रक्ट कर लिया वो सब सही है, तो थ्रू आउट द लाइफ मतलब गर्मी सर्दी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? एक बार हील हो गया तो हील हो गया, किसी टाइप का कोई मेडिकेशन लेने की जरूरत नहीं होती बाद में? कोई जरूरत नहीं। That is amazing. तो वो है कि द आइडिया ऑफ दिस इज टू मतलब कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग पब्लिसिटी दैट रिस्ट कट इंसिडेंट, इट इज समथिंग दैट हर प्लास्टिक सर्जन ने अपने एटलीस्ट ना ट्रेनिंग पीरियड में 6-7 केस ऐसे देखे होंगे रीइम्प्लांटेशन के, सब ने, इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग है ना। बट वो क्योंकि उस टाइम पे कोविड चल रहा था, इट वाज समथिंग दैट वाज फ्रंट न्यूज एट लीस्ट इन द ट्राई सिटी, तो उससे इट इज अ गुड एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। एग्जैक्टली सो इट इज अ वेरी गुड एडवर्टाइजमेंट ऑफ दैट। राइट, बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप। तो सर एक जैसे मान लो किसी का हाथ कटता है, तो कितने टाइम के पीरियड, को टाइम पीरियड भी तो होता होगा, इतने टाइम के पीरियड में कि आपने लगाया तो हो गया, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट? हाँ, तो कैसे है कि हैंड जैसे इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स हाउ यू स्टोर इट। अगर जैसे हाथ कट गया और आप उसको गर्मी का टाइम है अभी का जैसे, एंड यू जस्ट ब्रिंग इट लाइक दैट, तो क्या है कि डिग्रेडेशन ऑफ द टिश्यू इज फास्टर, है ना। फ्रिज में हम जैसे खाना फ्रिज में रखते हैं तो वो इट टेक्स टाइम टू, है ना, डिग्रेड। तो ideally it should be stored properly. You should put it in a plastic bag, fill it with put that bag in a ice containing bag. So that is how you should store it. If you store it that way, you can ideally, you should attempt a reimplantation at any time, but 24 hours तक ही कर सकते हैं। उसमें भी तो first 6 hours is the ideal time, 6 घंटे के अंदर अंदर करना चाहिए। 24 घंटे तक भी अटेम्प्ट करना चाहिए, 24 घंटे के बाद कोई फायदा नहीं होता करके। It will not survive. मिनिमम 24 घंटे तो मैक्सिमम 24 घंटे, अदरवाइज 6 घंटे के अंदर अंदर you should start the surgery, because surgery also takes around 8 to 10 hours, इतना टाइम लगता है। 8 to 10 hours, this is long surgery? These are long, so छोटी छोटी वेन्स को जोड़ना और वो बड़ा मुश्किल चीज को जोड़ना, तो इट इज अ वेरी लॉन्ग। राइट। तो सर जैसे आपका एस्थेटिक सर्जन, बीइंग एस्थेटिक सर्जन, आपके पास मतलब स्पेसिफिकली किस टाइप के पेशेंट्स आते हैं? सो एस्थेटिक सर्जरी में भी एवरीवन हैज देयर, मतलब हर एस्थेटिक सर्जन कई चीज़ें बहुत अच्छी करता है, कई चीज़ें ओके करता है, कई चीज़ें नहीं अच्छी करता है, वो सबका अपना वो है। आई सी माई सेल्फ एज अ मेनली बॉडी एंड ब्रेस्ट सर्जन, सो आई गेट अ लॉट ऑफ गायनिकोप्लास्टिया। गायनिकोप्लास्टिया इज द प्रेजेंस ऑफ ब्रेस्ट इन मेल्स, मैन बूब्स बोलते हैं जिसको, एंड आई गेट अ लॉट ऑफ liposuctions, we'll talk about it, है ना, liposuctions क्या होता है। then I get a lot of abdominoplasty या फिर tummy tucks, and और मेरे पास आते हैं rhinoplasty, facelift, these are the main patient। बाकी कुछ एरिया थाई लाइपो, आर्म लाइपो, फोटोप्लास्टी, हेयर ट्रांसप्लांट्स। तो फेस लिफ्ट में किस टाइप के केसेस आते हैं? क्योंकि फेस लिफ्ट जिसका जो है वो तो वो है, तो फिर भी लोग चाहते हैं कि इसको भी इम्प्रूव कर दिया जाए। फेस लिफ्ट को हम ना डाइटेक्टोमी कहते हैं, मतलब बेसिकली फेस लिफ्ट एक टेक्निक है कि जो एज रिलेटेड चेंजेस ऑफ द फेस को इम्प्रूव करना। सो इट इज लाइक लिफ्टिंग ऑफ द फेस अप, है ना, तो मतलब ओवरऑल यंग दिखने के लिए। यस। तो बेसिकली हमारे पास यूजुअली फेस लिफ्ट के लिए 50 समथिंग, 50 to 60 इज द एवरेज एज ग्रुप। आई गेट 70 प्लस ऑल्सो समटाइम, वी गेट यंगर पेशेंट ऑल्सो समटाइम, बट एवरेज एज ग्रुप ही होता है। फेस लिफ्ट में बेसिकली देर आर 2 मोडालिटी, सर्जिकल, नॉन सर्जिकल। अगर हम सर्जिकल, आई डू मेनली सर्जिकल, तो सर्जिकल में जो इंसिजन, मतलब बेसिकली बट हम करते क्या है कि फेस की स्किन को उठा के इसके नीचे एक मसल होती है, मसल को हम थोड़ा सा काट के सुचर कर देते हैं, तो वी बेसिकली लिफ्ट इट अप लाइक। अच्छा। तो जब हम फेस को ऐसे लिफ्ट कर देते हैं तो हम बेसिकली लोअर फेस को थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहे हैं। सो हम जॉ लाइन, नेक डेफिनेशन, तो इस चीज को इम्प्रूव कर देते हैं। पर लोग ऐसा करवाते क्यों हैं? नॉट दैट, अब ये इट इज अबाउट इनसिक्योरिटी, आई फील। मतलब 30-40s में, 20s में तो समझ आता है कि चल ठीक है, यंग है वो बच्चे, तो वो लोग चाहते हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है तो लुक गुड एवरीथिंग। आफ्टर 50-60 इट इज लाइक अदर पार्ट ऑफ द एज लाइफ। आई थिंक इट इज अ कल्चरल चेंज, है ना। मैं आप देखोगे अभी इवन पॉपुलर मीडिया, इफ यू सी रेखा, है ना, शी मस्ट बी 70, एटलीस्ट 70,
बट यू कांट से दैट शी इज 70, राइट? राइट। मतलब बहुत लोग, आई फील ब्रैड पिट है ना, ब्रैड पिट इज ऑलमोस्ट 60 आई थिंक, Yeah. पर ही इज एब्सोल्युटली चिजल्ड उसका फेस है ना. सो आई थिंक इट इज अ कल्चरल चेंज. मैं कुछ अभी पढ़ रहा था कि वेस्टर्न मीडिया में भी एक एक्ट्रेस है हाले बेरी is around 54 55, Right. but if you see her, she looks absolutely young. So Jennifer Lopez है ना 55, she looks absolutely young. I think it is a cultural change because they are in that glam industry, they want to look young, the people follow them. They said if she can look that good at 54, so can I, right? So even they go for such procedures, and I think there is no harm. अगर confidence इट इज अबाउट यू है ना. हम पैसे किस चीज पर खर्चते हैं? हम पैसे बिल्कुल, आप हर इंसान ने कोई ना कोई यूजलेस इन्वेस्टमेंट की होगी अपनी लाइफ में. वैसे और मेरे को लगता है इन्वेस्टिंग इन योर अपीयरेंस, इन योर फेस इज समथिंग दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस एंड कॉम्प्लीमेंट्स है ना. सो दैट इज ओके. मेरे को लगता है दैट इज समथिंग दैट वी शुड. ओवरऑल मतलब कितना एक्सपेंस आता होगा अगर मान लो कोई फेस लिफ्ट करवाता है तो? अब इट डिपेंड्स अपॉन एवरेज अराउंड 2 से 3 लाख रुपए तो लगते हैं. मतलब 2-3 लाख रुपए में अपना वो अपना बेसिक चीज जो भी है करवा सकते हैं. यू कैन गेट अ गुड मतलब. सो एनी साइड इफेक्ट आल्सो? सो यस, सर्जरी के अपने रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उसमें यू हैव टू चूज योर सर्जन वाइजली. यू हैव टू चूज वेयर यू वांट टू डू. देयर शुड बी कि एनेस्थीसिया को बहुत अच्छे से चूज करना चाहिए इफ यू आर फिट फॉर इट. बट अगर सब कुछ ठीक है, यू आर अ फिट कैंडिडेट, योर सर्जन इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, देन इट इज वेरी सेफ. इट इज एज यू आर मोर, जैसे ना एग्जाम्पल ये देते हैं कि यू आर मोर प्रोन टू हैव अ मतलब accident in a aeroplane than in surgery. So it is the risk is very minimal. Okay. छोटा मोटा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, वुंड कॉम्प्लिकेशन हो गया, थोड़ा सा हीलिंग में 15 दिन एक्स्ट्रा लग गया, दैट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन. ओके. तो इसका कोई अच्छा, आपने बताया कि रिस्क भी बहुत रेयर रहता है इसमें, पर ऐसा आपका कोई केस आया या आपने कभी देखा जिसमें किसी ने फेस अपलिफ्ट कराया था और उसको इट हैज गॉन रॉन्ग? ऐसा है कि गॉन रॉन्ग की डेफिनेशन क्या है ना, वो चीज़ पे है कि गॉन रॉन्ग. हाँ, आई हैव सीन कि इंसिजन दिख रहा है तो द पेशेंट इज नॉट हैप्पी अबाउट इट. ठीक है. कईयों में स्कारिंग अच्छी, स्कारिंग इज अ वेरी जेनेटिक ट्रेट ना. कई लोगों में बहुत अच्छी स्कारिंग होती है, पता भी नहीं लगता. कईयों में स्कार्स शुरू से ज़्यादा दिखते हैं, तो दैट इज समथिंग. तो कईयों में स्कारिंग नहीं दिखती, सो मतलब वो चीज़ है. तो स्कारिंग दिख रही है, फेस लिफ्ट 5 साल बाद फेस फिर से गिर गया है, दोज थिंग्स हैपन, बट दैट इज जस्ट अबाउट इट. तो ये डिससैटिस्फैक्शन हो सकती है. डिससैटिस्फैक्शन तो किसी भी, आप अगर शर्ट लेने जाओ मार्केट में, अब आप घर आके को नहीं अच्छी लगी है, मतलब ऐसा है. अब डिससैटिस्फैक्शन इज अ वेरी पर्सनल ट्रेट. कई लोग सेटिस्फाइड रहते हैं लाइफ में, कई लोग को सब कुछ मिल जाता है पर वो सेटिस्फाइड नहीं होते. तो इट इज़ अ वेरी पर्सनल ट्रेट आई फील. तो एक चीज ये भी है ना कि लोग इस टॉपिक के बारे में बात भी करते हैं, उसको हाय भी करते हैं, हाय उसने ये करवाया, हाँ ये देखो क्या क्या करना पड़ रहा है, और फिर खुद करवाते भी हैं. तो ये हमारी सोसाइटी आई फील है ना. इट इज अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी. राइट. एक तरफ से तो हम उनको मतलब बोलते भी हैं कि ये करवा रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, फिर वही चीज के लिए हम खुद भी जा रहे हैं. नहीं, और मैं ये देखता हूँ कि मतलब अपनी इसमें कि आई एम वेरी श्योर एक फैमिली में किसी ने कुछ ना कोई प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर तो कराया ही होगा. बी इट एज सिंपल एज ईयर लोब रिपेयर करा लिया, या फिर कुछ ना कुछ, या फिर मोल एक्सीजन है ना, सिंपल चीज़ें, स्कार को थोड़ा सा कम करवा लिया. ये सब कभी ना कभी तो करवाया होगा. आई मीन इट इज़ हर बंदा अपने में झांक के देखे तो कुछ ना कुछ कभी ना कभी एस्थेटिक तो कराया. अब वो आपके लिए बहुत छोटा है और फेस लिफ्ट किसी और के लिए बहुत छोटा है ना. तो ऐसा वी शुड नॉट जज है ना. हाँ, ऑब्वियसली. सो अभी जैसे आपने एक बताया था कि जो पूरी मेल्स किस टाइप के आते हैं आपके पास, किस टाइप के सर्जरी के लिए आते हैं? अच्छा, मेल प्लास्टिक सर्जरी है ना. मेल प्लास्टिक सर्जरी द मोस्ट कॉमन थिंग दैट वी डू इज मैन बूब्स है ना. ओके. मेल ब्रेस्ट, उसमें आई गेट दैट इज़ अ वेरी ग्रेटिफाइंग सर्जरी अगेन. क्यों? उसमें क्या है कि बहुत ना यंग लोग आते हैं यूजुअली. जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं 18 से लेके 25-30 की एज ग्रुप के. सो दे आर इन कॉलेज.
अभी सोशल सर्कल भी ऐसा होता है तो लोग छेड़ते हैं, जब लोग छेड़ते हैं तो कॉन्फिडेंस पे बहुत बड़ा हिट होता है, और वो कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ का कॉन्फिडेंस को ना डिफाइन, दोज आर योर फॉर्मेटिव इयर्स इन लाइफ, Yes, right. कॉलेज चल रहा है वो सब टाइम, जब आप उन पेशेंट्स को देखोगे वो चलते भी थोड़ा सा मतलब शोल्डर्स Shoulder को down श्रग करके, क्योंकि वो ना छुपाते हैं कपड़े, कभी वो ना टी शर्ट नहीं डालेंगे, तो दीज आर वेरी यंग पीपल एंड दे फील वेरी शाई अबाउट इट, कभी स्विमिंग पूल नहीं जाएंगे, कभी मतलब बीच का हॉलीडे नहीं करेंगे प्लान, दोज आर द थिंग्स, एंड a very simple 1 hour surgery can give them absolutely natural results, and you see the same patient 15 days after surgery, they are wearing t-shirt, they are walking straight, so that is a very gratifying thing, Right. so that is something I quite love doing. And how much cost it? Gynecoplasty surgery usually costs around 60,000 to 80,000 approximately. It is not very expensive. It is a daycare procedure. सुबह करते हैं, 4 घंटे बाद पेशेंट घर होता है. तो उसके बाद का पोस्ट सर्जरी पोस्ट पेन 1-2 दिन के लिए होता है, मतलब मैक्सिमम 3 to 4 days, and within a week or 10 days you are absolutely fine. Final results 1-1.5 महीने में. और any scar on the body? तो scars are very minimal, मतलब 1 सेंटीमीटर का कट होता है ऑन दी अंडर आर्म एंड 1 सेंटीमीटर निपल के जस्ट साइड पे, तो वो बहुत छोटा स्कार होता है, फिर तो दिखता नहीं है कुछ. ओके, तो यू कैन एक्चुअली गो टू द पूल एंड नो वन विल नो, किसी को पता नहीं लगेगा, तो दैट इज देयर. तो विद इन 15 days रिकवर वेल एंड सब नॉर्मल लाइफ. एब्सोल्युटली. तो ये चीजें क्या वर्कआउट के थ्रू नहीं सॉल्व हो सकती हैं? तो यस, वर्कआउट तो ये एक ना बड़ा वो है कि यस हम बॉडी फैट परसेंटेज कम कर सकते हैं, पर क्या है कि हमारा बॉडी में फैट मेटाबॉलिज्म कैसे काम करता है कि देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ फैट सेल्स इन आवर बॉडी टिल वी गेन अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वेट, है ना. और जब हम वेट गेन करते हैं तो फैट सेल्स साइज में बढ़ेंगे, और जब हम वेट लूज करेंगे वो साइज में छोटे हो जाएंगे, बट नंबर ऑफ सेल्स विल बी सेम. तो स्पॉट रिडक्शन इन आवर बॉडी इज नॉट पॉसिबल. आपने ये स्टेटमेंट कभी ना कभी जिम में या कभी सुना होगा कि आप अगर कहो कि मैंने चेस्ट का फैट कम करना है, मैं सिर्फ चेस्ट की एक्सरसाइज करूंगा, अब सारी जिंदगी चेस्ट की एक्सरसाइज कर लो तो सारी जगह से फैट जाएगा, सिर्फ चेस्ट से नहीं जाएगा, क्योंकि जब हम वेट लूज करेंगे सारी बॉडी के फैट से छोटे होते जाएंगे, बट एक जगह से पर्टिकुलरली कभी नहीं जाएगा. मसल गेन हो जाएगा पर फैट नहीं जाएगा. उसके लिए स्पॉट रिडक्शन का एक ही तरीका है, दैट इज लाइपोसक्शन. लाइपोसक्शन से देयर इज अ परमानेंट रिमूवल ऑफ फैट, सो इट इज नॉट अ वेट लॉस सर्जरी, इट इज अ बॉडी कॉन्टूरिंग सर्जरी. हम उस एरिया से फैट सेल्स कम कर रहे हैं, तो वहां कभी भी फैट आएगा नहीं, जमा नहीं होगा. सो पोस्ट सर्जरी फिर कभी भी थ्रू आउट द लाइफ? यस, अगर आप बहुत ज्यादा गेन कर लोगे देन दैट इज अ सेपरेट स्टोरी. इफ यू मेंटेन योर वेट टिल दैट एक्सटेंट देन इट विल नेवर कम बैक. It is a permanent change. तो ऐसा करते क्या है, कैसे क्या होता है उस प्रोसेस में? बेसिकली हम इट इज लाइक डूइंग वैक्यूम क्लीनिंग. एक स्टिक है, उसमें होल्स है, वो सक्शन से कनेक्टेड है, यू सक इट आउट एंड यू सक आउट द फैट. इट इज एज सिंपल एज दैट. अच्छा, तो पेनफुल नहीं होता ये? इट इज पेनफुल. इट इज डन अंडर जनरल एनेस्थीसिया. तो पेशेंट को पूरा बेहोश करके तब करते हैं. कई लोग लोकल एनेस्थीसिया में भी करते हैं, तो हम लोकल एरिया को सुन करके वी डू इट. ओके, सो दैट इज देयर. तो बेसिकली हम फैट को सक आउट कर लेते हैं. ऑफ कोर्स जो आपने एग्जांपल दिया वो बहुत ही आर्बिट्ररी है. विद टेक एडवांसमेंट्स इट हैज बिकम बेटर. वी हैव समथिंग कॉल्ड वेजर लाइपोसक्शन. वेजर एक फैट सिलेक्टिव मशीन है जिसमें सोजिश कम होती है, पेन कम होती है, फैट बड़ी इजीली निकल जाता है. ऑफ कोर्स वो सब चीज़ें हैं, बट द आइडिया इज दिस. So any other time complications during this process? So complications can happen with anything, but usually gynecoplastia में it is very 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 rare, क्योंकि the volume of complications ना volume of fat पे depend करता है. हाँ. तो आप कितना वॉल्यूम निकाल रहे हो. गायनेकोप्लास्टी में इतना वॉल्यूम नहीं होता, तो यूजुअली 5 लीटर्स या फिर 10% ऑफ द बॉडी वेट से ज़्यादा फैट आप निकाल देते हो तो कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क होता है. दैट इज व्हाट दिस. एक ट्रीटमेंट में अगर हम इससे ज़्यादा निकालेंगे तो फिर रिस्क होता है, पर 5 लीटर्स इज अ लॉट ऑफ फैट. अगर आप
एवरेज साइज मेल में कुछ भी कॉन्टूरिंग कर रहे हो यूजुअली इट इज 3 to 4 लीटर्स, उससे ऊपर नहीं जाते। अच्छा अच्छा। तो ऐसा है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ओके। देयर कैन बी सम कॉन्टूर अबनॉर्मैलिटीज। अब सर्जन की चॉइस कैसे है कि हम अगर बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल कर दें तो थोड़ा सा स्किन वेवी वगैरह हो सकता है। अ गुड सर्जन जिसने काफ़ी ऑपरेट किया है वो ये चीज़ को अवॉइड कर लेते हैं। दैट इज द स्किल, दैट Okay. इज द आर्ट ऑन द, जिसको हम कहते हैं ना वर्कमैनशिप। तो सर एक ये तो था मेंस का पार्ट, तो अब हम बात करते हैं किस विमेन्स किस टाइप की ट्रीटमेंट के लिए आते हैं मेनली? विमेन सो ऐसा है कि बाई मॉडल सी वो है, यंग फीमेल्स यूजुअली कम फॉर ब्रेस्ट रिलेटेड इश्यूज। आई थिंक वो भी द इनसिक्योरिटी कंपोनेंट है ना, सोशल मीडिया हैज एडेड टू इट, राइट। है ना। यूजुअली मतलब we get two kind of women with breast issues, very heavy breasts. उनमें क्या है कि they want कि इतना weight हो जाता है, they can't wear certain clothes, back pain, shoulder strap जो bra strap hit करता है, so they want us to reduce the size and maintain the shape as well. So that is called the breast reduction. The other is who want to increase the size. तो उसमें we do augmentation using implants or fat, कुछ भी. So those are the kind. बाकी otherwise we get a lot of women with जैसे childbirth is a big hit to a woman in terms of their physical body. Yes, right. Childbirth के बाद you must have seen in your family that बॉडी बिल्कुल चेंज हो जाती है, एब्डोमेन सैग हो जाता है, ब्रेस्ट सैग हो जाती है। सो वी गेट दोज विमेन दे वांट टू गेट बैक इन शेप, तो हम वी डू समथिंग कॉल्ड एब्डोमिनोप्लास्टी और टमी टक। तो हम एब्डोमिनल स्किन को निकाल के लाइपोसक्शन करके वी कैन मेक देम एब्सोल्युटली मतलब परफेक्ट इन टर्म्स ऑफ। और ये कितने टाइम का प्रोसेस होता है? सो ये भी दिस इज अगेन अ 4 to 5 आवर सर्जरी। इट इंक्लूड्स, अगर हम मतलब डिपेंड करता है, अगर हम लाइपोसक्शन करते हैं दैट इज 2 to 3 आवर्स। इट इज़ अ डे केयर प्रोसीजर, सुबह करके शाम को भेज देते हैं। अगर हम स्किन भी निकाल रहे हैं, आई पर्सनली कीप द पेशेंट फॉर अ डे और 2। ओके। तो हम 1 या 2 दिन के लिए एडमिट रखते हैं, बट फुल टाइम रिकवरी के लिए टेक्स अराउंड मंथ to 2 months। बिल्कुल, बट आप काम पे 6 या 7 दिन के बाद जा सकते। तो इस सर्जरी के बाद पेशेंट नहा सकता है और बाकी सब चीजें कोई प्रॉब्लम नहीं है? उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो हमारा सारा सर्जरी ना बेसिकली स्किन और स्किन के नीचे के फैट का है, उसके नीचे ऑर्गन्स और मसल को हम ज़्यादा कुछ करते नहीं है। ओके। सो दैट वेज यू कैन डू व्हाटएवर, एवरीथिंग इज ओके। इतना कोई बड़ा मेजर हिट टू योर फंक्शनल इशू नहीं है। ओके। एक आजकल बड़ा चल रहा है ना स्किन वाइटनिंग का भी, हाँ, तो वो क्या प्रोसेस होता है और उसका मतलब क्या इफेक्ट रहता है? अब ये बहुत एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है ना, स्किन वाइटनिंग है ना, दे से दैट वी शुड कि ब्लैक इज ब्यूटीफुल, रेसिज्म है ना, यस राइट, या those things are there. अब yes, we get a lot of people who want to improve the skin tone. I don't deal with it. मेरे ना क्लिनिक में ना डर्मेटोलॉजिस्ट हैं who deals with such issues. ओके। But the basics of course we can discuss कि स्किन वाइटनिंग के लिए बेसिकली क्या है कि एक प्रिंसिपल ये है कि आप जितने बर्थ पे वाइट थे ना उससे वाइट आइडियली नहीं हो सकते। स्किन क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है ना, स्किन क्वालिटी बढ़ सकती है। मतलब स्किन क्वालिटी का मतलब कि स्किन आपकी मतलब हाइड्रेट, थिकन, ग्लोई, ड्यूई हो सकती है, पर कलर उससे इम्प्रूव नहीं हो सकता। एक ग्लूटाथायोन एक सब्सटेंस है विच इज़ वेरी पॉपुलर दीज डेज। ग्लूटाथायोन क्या करता है कि पिगमेंट का प्रोडक्शन कम कर देता है। तो पीपल यूज इट एज IV ड्रिप्स, पीपल यूज इट एज उसके ना पॉप्स आते हैं, मतलब वो पानी में डालो वो जैसे इनो की तरह एफरवेसेंट, और फिर उसको पी लो। सो दैट वर्क्स वेल एंड इट इज़ ओके, बट वो तब तक काम करता है जब तक आप वो करते रहोगे। जब आप छोड़ दोगे तो फिर वो अगेन, तो इट इज़ अ लाइफस्टाइल चेंज। तो इजंट इट के इसका साइड इफेक्ट है वो किसी चीज़ को लेने का? हाँ, ग्लूटाथायोन एक मेडिसिन है
लिवर के कई चीज़ों में यूज़ की जाती थी, उसका साइड इफेक्ट था कि आप फेयर हो जाते हो, बट पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग इट फॉर साइड, बट आई थिंक दैट इज हाउ तो मतलब कि किसी चीज का साइड इफेक्ट था, उसको हमने इसको पॉजिटिव वे में लेना शुरू कर पॉजिटिव वे दिया। में लेना स्टार्ट कर दिया। राइट। सो उसको एक्सेसिव लेने का भी कोई नुकसान? अभी ना इट इज़ अ वेरी रिसेंट थिंग, तो एज इट इज़ तो कुछ नहीं है अभी फिलहाल की, जो एज फार एज माई नॉलेज एंड स्टडीज़, बट आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि इट इज़ अ वेरी रिसेंट थिंग। लोगों ने ये शुरू किया 3-4 साल में। किसी भी चीज़ का लॉन्ग टर्म स्टडी, अब क्या है, हाउ डू वी नो कि इस चीज़ का ये साइड इफेक्ट है, उसमें स्टडी की जाती है। राइट। वो स्टडीज आर लॉन्ग टर्म स्टडीज, फिर वो पब्लिश की जाती है, उसका एनालिसिस किया जाता है, उसका फिर एनालिसिस करके एक फाइनल स्टेटमेंट दी जाती है। तो अभी दैट हैज नॉट बीन प्रूवन। सो ओके। तो अभी ये जैसे आपने बताया कि ये अगर हम वो लेते रहेंगे तब तो ठीक है, जब जैसे छोड़ देंगे फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। बाय प्रिंसिपल तो एंटीऑक्सीडेंट ही है, इट शुड नॉट कॉज मच ट्रबल। एंटीऑक्सीडेंट ही है वैसे तो पर यही है कि जब तक आप लेते रहो तब तक ही काम करता है। लॉन्ग टर्म छोड़ दोगे, 1-2 महीने 3 महीने के लिए छोड़ दोगे, देन इट कम्स बैक टू स्क्वायर वन। एक ये था कि कई केसेस में देखा है कि जैसे हम बीइंग एन आईटी पर्सन, लोग क्या 8-10 घंटे जॉब करते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, सुबह आए ऑफिस और एसी रूम में बैठे हैं, रात को सो गए, तो ओवरऑल 24 घंटे में से 18, 17, 16 घंटे तो वो एसी में ही रहते हैं लोग। लेकिन व्हेन दे विजिट टू डॉक्टर दे से कि यार टैनिंग होगी आपको, तो यू नीड टू डू दिस। तो जब हम बाहर जा ही नहीं रहे हैं, डस्ट में जा नहीं रहे हैं, एंड स्टिल वी आर हैविंग टैनिंग, तो ऐसा क्यों होता है? टैनिंग क्या रीजन होता है? जो है ना, मेलेनोजेनेसिस इज नॉट ड्यू टू जस्ट सनलाइट ओनली, है ना। ओके। यूवी रेज तो हमारी स्क्रीन्स में भी, आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस, बट वैसे फोन स्क्रीन्स, वो स्क्रीन उसमें भी तो यूवी रेज है, इवन दैट कैन कॉज। दैट इज व्हाई डॉक्टर समटाइम प्रेस्क्राइब कि आपने सनस्क्रीन भी लगानी है जब स्क्रीन के सामने बैठोगे। सामने आजकल बड़ी वो ब्लू स्क्रीन प्रोटेक्टिव सनस्क्रीन्स आर पॉपुलर, सो हाँ दैट इज देयर। सो सनस्क्रीन यूज मैंने, मतलब ऑनेस्टली आई हैव सीन इन माय प्रैक्टिस पेशेंट्स, अगर आप सनस्क्रीन रेगुलरली यूज करते रहो, वेरी ऑब्जेक्टिव डिफरेंस इन स्किन टोन, स्किन क्वालिटी, स्किन कलर, स्किन पिगमेंटेशन, सो दैट इज देयर। अगर कोई मेरे को बोले कि एक चीज लिख दो जिससे स्किन इंप्रूव हो जाए, दैट इज द सनस्क्रीन। ओके। तो सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू सो हाउ इट वर्क्स? सनस्क्रीन इज जस्ट अ स्क्रीन टू द सन, है ना। अब बेसिकली वो पेनिट्रेट नहीं करने देते यूवी रे, इट इज अ फिजिकल बैरियर टू द यूवी रेज। ओके। सो वो है द सिंपलेस्ट इज जिंक ऑक्साइड। तो इजंट इट लाइक कि स्किन पे सनस्क्रीन लगा रहे हो तो स्किन ज्यादा ऑयली हो जाएगी, या तो उसके लिए भी आजकल ना जेल बेस्ड और क्रीम बेस्ड, क्रीम है जो ऑयल बेस्ड सनस्क्रीन है, जेल है जो वाटर बेस्ड सनस्क्रीन है। ओके। तो वाटर बेस्ड सनस्क्रीन चूज कर सकते हो, जेल वाली, सिलिकॉन वाली भी आती, बट जेल बेस्ड आर बेटर। they are okay with people with oily skin. जिन लोगों को ना ड्राई स्किन है, उनमें आप क्रीम बेस्ड यूज कर लो। ओके। That is how you should go. You should be very analytical ना। आपकी स्किन ऑयली है तो और तेल तो नहीं लगाओगे ना, तो फिर जेल बेस्ड लगाओ, है ना। That is the idea. सो जैसे पहले ही होता था कि ना फेस के ऊपर आप सरसों का तेल लगा लो या फिर कोकोनट ऑयल लगा लो, दिस इज गुड फॉर। इट इज गुड। देखो ऐसा है कि कोकोनट ऑयल, वी एज plastic surgeons we prescribe coconut oil in every incision. Okay. Because क्योंकि वो स्किन को हाइड्रेट, वाई कोकोनट ऑयल इज द मोस्ट हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस वी नो। मतलब हाइग्रोस्कोपिक का मतलब कि वो ना मॉइस्चर को ना रिटेन करके रखता है। अच्छा। जब वो खुश्की को कम करता है, जो हम, है ना, मतलब पंजाबी में बोलते हैं, तो वो क्या है कि क्योंकि वो काफ़ी देर तक मॉइस्ट रखता है, तो हमारी स्कार हीलिंग, वुंड हीलिंग सब कुछ बेटर होता है। Moist healing is always better than dry healing. So that is the idea. So of course coconut oil is very desirable in people who have dry skin. Okay. वो उसमें कोई डाउट नहीं है। वैसलीन जैसे है, सिंपल वैसलीन इट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, बेस्ट थिंग फॉर वेरी ड्राई स्किन। बट क्या है, नाउ पीपल डोंट वांट कि दे शुड, हम कहते हैं ना नारियल तेल की स्मेल आती है, कहीं पे बैठते हैं कपड़े पे लग जाता है, वो सारे इश्यूज करके, मतलब ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, वी हैव फाउंड ऑल्टरनेटिव्स टू इट बेसिकली। ओके।
सो आजकल जैसे ट्रीटमेंट्स होते हैं उसमें एक चीज बहुत ज्यादा नाम सुनने में आता है बोटॉक्स का. तो व्हाट एग्जैक्टली इज दैट और व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट वी कैन डू विद दिस? Okay, Botox is basically botulinum toxin, है ना. It is a toxin derived from a bacteria. वो क्या करता है कि जहाँ पे भी मसल में डाल दो वो मसल को ना रिलैक्स कर देता है. तो जैसे एक इसका एग्जांपल जो मैं यूजुअली पेशेंट होता हूँ कि एक अगर आपने मार्केट से शू खरीदा तो वो शू पे कोई भी ना रिंकल्स नहीं होते, नहीं होगा, पर आप उसको डालते रहो तो एक ना क्रीज बन जाती है. तो वो शू पे एक क्रीज बन जाती है. हर स्किन इज द सेम कि हमारी ना मसल है स्किन के जस्ट नीचे. जब अभी व्हेन वी आर यंगर तो हमारे स्किन पे कोई रिंकल नहीं है. जैसे जैसे वो स्किन हम जब ऐसे देखते रहेंगे तो वो जब शुरू में रिंकल आते हैं, जब हम देखते हैं तो ये रिंकल आया, मैंने अब नहीं देखा तो वो चला गया. जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो वो ना रेस्ट पे भी ये लाइनें बन जाएंगी. ठीक है. सो इसका ट्रीटमेंट क्या है कि वो मसल को चलने से ही बंद कर दो, कि जूता डालो ही ना तो रिंकल कभी नहीं पड़ेगा ना. तो द सेम थिंग कि वी पुट बोटॉक्स इंजेक्शंस ऑन द फोरहेड, उससे ये मसल काम ही नहीं करता, मतलब वो ना रिलैक्स हो जाता है या फिर वो वीकन हो जाता है. तो फिर वो तो यूज भी नहीं होगा फिर इसका. पर कितनी बार हम ये यूज करते हैं, है ना. दैट इज द आइडिया, है ना. तो बोटॉक्स कैन बी यूज्ड फॉर relatively non-functional muscles of the face, relatively. Okay. So we use it for these crow's feet, we use it for these forehead lines, we use it for these lines. इनके लिए बोटॉक्स अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत चीज़ों में यूज होता है. मतलब स्पास्टिक बच्चों में यूज करते हैं मसल को ना रिलैक्स करने में. कईयों की ना टोन ज़्यादा होती है, वो हाथ ऐसे ही रखते हैं बच्चे, सीधा कर ही नहीं पाते. उनमें हम बोटॉक्स दे देते हैं, वो आराम से ना रिलैक्स हो जाता है, वीकन हो जाती है मसल. तो मतलब न्यूरोलॉजी में यूज होता है, ऑफ्थेल्मोलॉजी में यूज होता है. तो एक टाइप से ये भी फिर साइड इफेक्ट नहीं हुआ? हाँ है. तो किसी एक चीज का नेगेटिव इफेक्ट था उसको हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं. सारी आई थिंक हाफ ऑफ मेडिसिन ऐसे ही बनी है सर. मतलब इट इज हाउ we have found out ways. Minoxidil for hair growth, है ना. Minoxidil has a very fantastic story. Minoxidil एक ना दवा था जो हाइपरटेंशन के लिए आया. Okay. उसका साइड इफेक्ट था कि लोगों के बाल बढ़ जाते थे. तो लोगों ने वो एज अ एंटी हाइपरटेंसिव, तो बीपी के लिए तो बहुत सारी और दवाइयाँ आ गई, पर इसका साइड इफेक्ट को यूज करके अब ये सिर्फ बालों के लिए यूज की जाती है. तो ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ हैं. राइट. तो जो ऐसी इसका मैंने स्टडी किया था कि जैसे बोटॉक्स को यूज सर्वाइकल के लिए भी यूज करते हैं, सर्वाइकल के लिए यूज करते हैं, इवन हेमोरॉइड्स के लिए यूज करते हैं. ओके. है ना. मतलब जो पाइल्स के लिए भी यूज किया जाता है. तो बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है. तो जहाँ भी मसल की एक्टिविटी ओवर एक्टिविटी करके मसल कॉन्ट्रैक्ट होके पड़ी है, उसमें बोटॉक्स डाल दो, वो रिलैक्स हो जाती है. ओके. तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट वे. वो इसकी डेवलपमेंट ही कैसे बोटॉक्स डेवलप किया गया. इट वाज अ पर्सन हु वाज वर्किंग ऑन स्क्विंट. ओके. तो स्क्विंट के लिए वो काम कर रहे थे, दवाई ढूंढ रहे थे जिससे हम बिना सर्जरी के स्क्विंट ठीक कर सकते हैं. दैट इज हाउ बोटॉक्स केम इनटू द मार्केट. द ओनली प्रॉब्लम इज कि बोटॉक्स का जो इफेक्ट इज वेरी टेम्पररी, 4 से 6 महीने तक चलता है. ओके. उसके बाद 6 महीने फिर से करना पड़ता है, फिर 6 महीने फिर करना पड़ता है. दैट इज द प्रॉब्लम कि एक ना रेकरेंट वो है. तो हर बार ये मतलब ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है या सिर्फ ये इसका इफेक्ट 6 महीने ही रहेगा? 4 से 6 महीने ही रहेगा. डजंट मैटर कि कोई पर्सन मेल है फीमेल है या काइंड ऑफ. टॉक्सिन है एक ब्रांड का ना डैक्सीफाई, जो 9 महीने तक कहते, पर वो इंडिया में अभी ना लॉन्च नहीं हुआ. यूएस में लॉन्च हुआ है. आई थिंक कभी इंडिया में भी लॉन्च हो जाएगा. तो फेस पे जो बोटॉक्स का यूज होता है किस किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? तो वी यूज इट फॉर फोरहेड लाइंस, जो ऑन लेबल ऑफ लेबल. अब कई चीज़ें हैं जो सेफ हैं, मतलब FDA कहती है कि ये चीज़ें आप कर सकते हो बहुत सेफली. कई हैं ऑफ लेबल. अब वो फिर से आर्टिस्ट्री वर्कमैनशिप कि कई लोगों ने अपार्ट फ्रॉम दी ऑन लेबल इंडिकेशंस में यूज़ किया और अच्छा रिजल्ट पाया. तो ऑन लेबल मतलब जो ऑफिशियल यूजेस हैं, फोरहेड लाइंस, दीज वाले क्रीजेस और ये क्रोज फीट, दैट्स इट. ऑफ लेबल है
people use it for the chin, for these bunny lines, for the angle, use it for the jawline also sometimes. So those are the off-label indications. ओके, एक फीलर का भी तो यूज करते हैं ना? फिलर क्या होता है? फिलर्स आर अगेन इंजेक्टेबल्स. दे आर बेसिकली, इट इज लाइक, मैं एग्जांपल, मतलब एक जस्ट एक कॉमन एग्जांपल है, इट इज लाइक क्ले इन अ सिरिंज, है ना? तो वो बेसिकली बायो कंपैटिबल क्ले है. हम फेस में डाल के फेस का स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं. तो हम बेसिकली जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है, हमारी बोन्स ना थोड़ी सी कम होती जाती है. ओके, तो हम ये फिलर से वो बोन को फिर से रिक्रिएट कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू मेक इट अगेन. ओके. और इसका क्या इफेक्ट रहता है, कितनी देर तक रहता है? यूजुअली फिलर्स 12 से 18 महीने तक रहते हैं इफ यू यूज गुड फिलर्स. ओके. पर हर प्रोडक्ट में है, मतलब प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्या होता है, सारे फिलर जो इंडिया में मिलते हैं दे आर हाइयालुरोनिक एसिड बेस्ड फिलर्स. पर उनमें क्या क्या डिफरेंस है उनकी ना क्रॉस लिंकिंग में. मतलब जो हाइयालुरोनिक एसिड हमारी बॉडी खा जाती है नॉर्मली, उसमें एक एंजाइम होता है, उसको ईट अप कर जाती है. अब ये फार्मा कंपनीज ने उसको ना क्रॉस लिंक किया है एक और चीज से, ताकि वो थोड़ा सा विस्कस हो. मतलब जैसे दही और दूध का फर्क है ना, दही थोड़ा गाढ़ा होता है, दूध थोड़ा सा लिक्विड ही होता है. अब दोनों सेम कंपोनेंट है ना, तो सेम ऐसा है कि कई फिलर्स थोड़े से गाढ़े होते हैं, कई फिलर्स थोड़े से सॉफ्ट होते हैं. तो डिपेंडिंग ऑन दैट उसको हम ना यूज करते हैं. जो फिलर हम होंठों के अंदर डालते हैं, लिप्स में डालते हैं, दोज आर कंपैरेटिवली सॉफ्टर. जो हम चीक्स या बोन्स पे डालते हैं दे आर कंपैरेटिवली डेंसर. तो हम वैसे वी कैन प्ले अराउंड विद इट. एनी साइड इफेक्ट ऑफ दैट आल्सो? साइड इफेक्ट नहीं है, मतलब टेक्निकल इशू है कि इफ यू इंजेक्ट इट एट द रॉन्ग प्लेस यू कैन गेट कॉम्प्लिकेशंस. तो वो इंजेक्टर, यू शुड चूज योर इंजेक्टर वेरी वाइजली. तो जिस भी डॉक्टर से करवा रहे हो उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए फिलर्स में. तो तभी कई सेलिब्रिटी साथ को जैसे होता है कि हादसा हो जाता है, डिफरेंट शक्ल बदल के एकदम ही कुछ किया है तो उन्होंने. हाँ नहीं, वो तो मेरे को लगता है सेलिब्रिटी का माइंड फ्रेम भी ना रिफ्लेक्ट करता है. अब कोई भी इंजेक्टर देखो, कोई भी लॉजिकल आदमी बहुत ज्यादा ओवरफिल करना तो नहीं चाहता, स्पेशली है ना. कोई भी अब गंदा काम नहीं करना चाहता, है ना. ऑब्वियस सी बात है. पर कई सेलिब्रिटीज हैं, कोई पर्सनालिटी है, कई लोग कहते हैं कि मेरे पास भी, आई सी इट इन माय प्रैक्टिस, लिप फिलर किया 1 ml किया, आई फील इट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, यू शुड नॉट गो मोर. बट नहीं, उनको चाहिए और चाहिए और चाहिए, सो दे पुश अस टू पुट मोर समटाइम्स. ओके. तो वो है कि आई थिंक इंजेक्टर का रोल ये है कि वेयर टू, है ना, से नो, से नो एग्जैक्टली. ये भी आई फील लाइक. तो कोई इसके अंदर कोई रिस्क भी होता है क्या, अगर लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क? लाइफ थ्रेटनिंग ऐसे है कि अगर आप गलत जगह पे डाल दो, हमारी बॉडी में हर चीज खून से जिंदा है. तो खून कैसे सप्लाई होता है, छोटी छोटी, मतलब जिसको आर्टरीज बोलती है, नसों के थ्रू खून जाता है. गलती से आप फिलर अगर नस में डाल दो तो वो खून की सप्लाई उस एरिया की रोक देगा, तो यू कैन हैव कॉम्प्लिकेशंस. तो उसको कैसे ठीक करेंगे? उसके लिए एक एंजाइम आता है, आप वो इंजेक्ट कर दो एंजाइम उसी के अंदर वापस, तो आप उसको डिसॉल्व कर सकते हो. तो इमीडिएटली डिसॉल्व कर सकते हो. जैसे कोई भी आता है आपके पास, कोई जैसे कहते हैं मेरे को बोटॉक्स करवाना है या फिर फिलर वगैरह, तो फिर वो जो बार बार स्किन में, फेस में आप सिरिंज के थ्रू करोगे तो निशान नहीं बनते हैं उससे? नहीं, बहुत छोटा होल होता है. जैसे अगर हम ब्लड सैंपल देते हैं पर बाद में तो कोई निशान नहीं रहता. वो ये था ना, वो तो एक बार होता है, फिर रिकवरी में जैसे अब इवन कई लोग जैसे तो एक बार फिलर डाल दिया उसके बाद तो आपने 1 साल बाद डालना. ओके, हाँ, फिर वो टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा हो गया, सब कुछ ही फिर रिकवर हो जाता है. यू विल नॉट डू इट एवरी डे, तो ऐसा तो कुछ. तो मेनली इस टाइप की प्रैक्टिसेस के लिए फीमेल ज्यादा आती है, मेल ज्यादा आते हैं? हाँ, मतलब एटलीस्ट इन माय प्रैक्टिस 70 to 80% इज फीमेल, 20% इज मेल. क्योंकि अभी भी आते हैं पर ऐसा नहीं है. क्योंकि हम जिस एरिया में रहते हैं, जो कंट्री के, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, उस साइड जो तो ग्लैमर वर्ड ज्यादा है, वो उस टाइम इंडस्ट्री है, बॉलीवुड है और फिल्म इंडस्ट्री वगैरह. मैंने एक ऐसे रिसेंटली एक पेपर पढ़ा था कि जैसे ना लग्जरी इंडस्ट्री takes off in a country when their per capita GDP is around
$10,000 नहीं, पर कैपिटा जो मतलब है वो इतना $10,000 के आसपास. तो इंडिया इज एट दैट थ्रेशोल्ड राइट नाउ. इंडिया इज अराउंड $9,500 एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब द लास्ट एड्स. तो क्या है कि इंडिया उस सब थ्रेशोल्ड पे है कि द लग्जरी इंडस्ट्री इज टेकिंग ऑफ, एंड चंडीगढ़ इज गुड दैट वे कि वी आर as compared to rest of India comparatively higher per capita income. higher is comparatively higher. So when the per capita income of that place is higher, you would want to spend on other things. अब पहले जैसे some things जैसे बहुत सारी चीज़ें, एक मूवी देखने जाओ, the ticket is minimum 500 rupees if you watch that 4DX और ये सब चीज़ें है ना, 500 रुपये की टिकट है. यही चीज 5 साल पहले होती, कोई वो जाएगा ही नहीं. आई एम वेरी श्योर. 5 नहीं चलो 10 साल के 10 साल पहले कोई नहीं जाता वहाँ पे. मतलब ऐसी इट वाज अ वेरी कॉस्ट सेंसिटिव. नाउ इट इज नॉट दैट कॉस्ट सेंसिटिव, है ना. दैट इज हाउ थिंग्स हैव चेंज इन इंडिया आई फील, एंड दैट इज मतलब जो दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन कि ग्लैमर इंडस्ट्री जरूरी नहीं है कि सेलिब्रिटी आए. इट इज नॉट, सेलिब्रिटीज आर नॉट वेरी प्लेजेंट पेशेंट्स, मतलब नो ऑफेंस, I'm just saying, but they are not very pleasant patients to deal with. Rather, everyone, all aestheticians, plastic surgeons will agree कि normal people are certainly better patients than celebrities. तो उसमें तो, and we don't really वो कि celebrity आपके अगर ना क्लिनिक में आ रहे हैं, that will give you more marketing. पर लॉन्ग टर्म अगर हम ना रेवेन्यू की बात करें या सेटिस्फैक्शन की बात करें या फिर हाउ मतलब सेटिस्फाइड द पेशेंट इज, द नॉर्मल पीपल आर बेटर. सर, व्हाट इज कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी? So cosmetic dermatology is a branch of dermatology is basically the diseases of the skin. Right. So cosmetic dermatology is again a extension to it, जिसमें हम dermatology के beyond we make the skin better. So Botox, fillers जिसकी हमने बात की, that is a part of cosmetic dermatology. It includes lasers, it includes peels, it includes a lot of things. So is there any laser treatment also for skin whitening kind of thing? Yes, there are certain modalities. जैसे skin whitening के लिए Q-switched laser is used. Q-switched laser क्या होता है कि it is basically laser bleaching of the skin. ओके. तो अगर सपोज मैं अपने फोरआर्म पे अगर वो लेजर करता हूँ तो वो मेरे बालों को वाइट कर देता है. बालों को भी वाइट बिल्कुल वाइट कर देगा. अगर मैं स्किन में करूँगा तो स्किन को वाइट कर देता है. वी यूज इट फॉर टैटू किसी ने हटाना है उसमें यूज करते हैं क्योंकि वो काला पिगमेंट होता है, वो काले पिगमेंट को खत्म कर देता है. सेम थिंग इट कैन वर्क फॉर दी वो ऑल्सो स्किन ऑल्सो. बट द थिंग इज दैट इट इज अ टेम्पररी चेंज. वो मेलेनोजेनेसिस मतलब पिगमेंट की प्रोडक्शन, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप है ना. कॉज मतलब प्रोडक्शन को कम नहीं कर रहा, पर इफेक्ट उस टाइम के लिए थोड़ी देर के लिए खत्म करता है. सो इट इज अगेन इट हैज टू बी डन रिपीटेडली, बट इट इज अ गुड चेंज. और हाउ often we need to do that? It depends person to person. Usually 4 weeks to 6 weeks is what is recommended. You have to do it after 4 to 6 weeks. उसको हम ना लेजर टोनिंग बोलते हैं. लेजर टोनिंग या फिर कार्बन फेशियल अप्लाई कार्बन एंड डू इट, तो उससे ज़्यादा प्रोफाउंड चेंज आता है. सो मेनली फेस पे और जो विजिबल पार्ट ऑफ द बॉडी उस पे करवाते हैं. विजिबल पार्ट ऑफ द बॉडी यूजुअली फेस, मतलब सम पीपल डू इट एवरीवेयर, बट वैसे फेस. डजंट इट लुक और कि एक बंदे का फेस तो वाइट है लेकिन हाथ थोड़े से ब्लैक है? बट ऐसा होता है, टैनिंग सब में होती है आई थिंक थोड़ी बहुत. फेस यूजुअली थोड़ा बेटर ही होता है अगर आप सबका कंपेयर, आई फील नहीं. हाँ, थोड़ा बहुत तो होता ही. ओके. सो ये इसका कोई साइड इफेक्ट भी होता है क्या? नहीं कुछ. और ये साइड इफेक्ट लेजर्स की ये हैं कि अगर आप वही ऑपरेटर, अगर आप ज़्यादा, कईयों की स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है या फिर ऑपरेटर ने थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी का डोज दे दिया तो फिर बर्न्स के चांस होते हैं. हाँ. मशीन सेफ्टी जहाँ से भी आप करा रहे हो, यू शुड सी व्हाट मशीन्स दे आर यूजिंग. मशीन्स शुड बी FDA अप्रूव्ड. FDA अप्रूवल का मतलब होता है कि FDA एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सेफ्टी की ना रेटिंग्स देती है. FDA अप्रूव्ड
machines mean that these are safe for human use. Many non-FDA approved machines are available for cheaper prices in the market. Some people use that and उनका skill है क्योंकि वो settings को वैसे करके उससे भी complications नहीं करते, but वही है कि safety में FDA approved machines are better. सो जो हाइड्रा फेशियल करवाते हैं वो यही प्रोसेस है, वो डिफरेंट है? हाइड्रा फेशियल एक ना बेसिकली क्लेंजिंग मोडालिटी है. वी हैव द हाइड्रा फेशियल हाइड्रा एट आवर क्लिनिक. हाइड्रा फेशियल क्या करता है बेसिकली, इट इज़ 3 या 4 स्टेप प्रोसेस. उसमें हम बेसिकली क्लेंजिंग ऑफ द पोर्स एंड साथ में इन्फ्यूजन ऑफ सम एंटीऑक्सीडेंट्स. तो वो बेसिकली फेस को क्लेंस, इट इज नॉट अ ट्रीटमेंट फॉर एनीथिंग बट स्किन हेल्थ, स्किन क्वालिटी इंप्रूव करता है. ओके, दैट इज ऑल. क्योंकि मैंने देखा ये जो फेशियल है काफी सारे आजकल सैलून्स में भी अवेलेबल है. तो अब जैसे अब ना जेरोक्स है ना, जेरोक्स हम करते हैं, हम फोटोस्टैट को जेरोक्स बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, बट जेरोक्स एक कंपनी का नाम है जिसने पहला फोटोस्टैट बनाया था, है ना. सो हाइड्रा फेशियल एक्चुअली कंपनी का नाम है जिसने हाइड्रा फेशियल बनाया था. तो अगर आप ओरिजिनल हाइड्रा फेशियल यूज करते हो तो उसका जो कंज्यूमेबल है, मतलब उसके अंदर ना बेसिकली सीरम्स निकलते हैं. हाइड्रा फेशियल में 2 चीजें होती हैं, सीरम इन्फ्यूज भी होता है और सक्शन भी होता है. Okay. तो जो उसमें जो सीरम लगता है ना, उसमें जो कंज्यूमेबल पार्ट लगता है, जो बॉटल ऑफ मतलब क्रीम कह लो या बॉटल ऑफ वाटर जो भी अटैच होती है, वो कंपनी की लगती है, द हाइड्रा फेशियल कंपनी की. सो इट इज अ अमेरिकन ब्रांड, उनका सामान लगता है. जो उसकी कॉपीज हैं जो यूज होती हैं, वो उसमें कोई ना रेगुलेशन नहीं है. यू कैन यूज वट एवर, आप पानी लगा दो, रोज वाटर लगा दो. तो दैट इज वाई द प्राइस वेरीज. ओरिजिनल हाइड्रा फेशियल का कंज्यूमेबल कॉस्ट एंड एवरीथिंग इज सो मच दैट यू कैन नॉट ऑफर अ हाइड्रा फेशियल बिलो एटलीस्ट 7,000 रुपीज इन इंडिया. 6,000 से कम तो बिल्कुल नहीं कर सकता कोई. और ये कितने टाइम के लिए रहता है? ऐसा कोई रहता तो मतलब पेशेंट्स को कितने टाइम में दोबारा करवाना पड़ेगा? के बाद फिर से आते हैं लोग. सो इट इज मोर लाइक ये जो सैलून जा रहे हैं, आपका वही सेम प्रोसेस है कि मेकअप वगैरह करवा रहे हो या आईब्रो करवा रहे हो, तो यहाँ पे महीने में एक आधी बार आपको करवाना पड़ेगा. जैसे वही है कि आप अब कार तो टाटा नैनो भी है, मर्सिडीज भी है ना, एवरी दे टेक यू फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड शायद सेम टाइम में ही पहुंचा देगी. द डिफरेंस इज कि उसमें इट विल बी मोर कंफर्टेबल, यू आर मोर एश्योर्ड कि पहुंच जाओगे, खराब नहीं होगा, ये होगा वो होगा. सेम चीज़ है ओरिजिनल हाइड्रा फेशियल में, यू आर अश्योर्ड कि जो सीरम्स यूज हो रहे हैं वो अच्छे हैं, सब कुछ है. दूसरे में भी इट विल डू द जॉब, ऐसा नहीं है, मतलब देयर इज नो ऑफेंस, वो भी अपना काम अच्छे से करता है. यू मेनी पीपल गेट इट डन इन सैलून्स एंड सी गुड रिजल्ट्स आल्सो. तो बट इट इज अगेन कि व्हाट डू यू वांट, ऑप्शन है वहाँ पे, कुछ भी लगा सकते हो, तो इसलिए फिर कुछ भी लग सकता है. तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है ना, यहाँ पे तो वही लगेगा. सर एक चीज ये है कि जैसे अब 2024 में तो बहुत सारे डिफरेंट ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, हर ऑलमोस्ट छोटे बड़े शहरों में होने लगे हैं. लेकिन पर अभी हम इसको कंपेयर करें तो 2010 वर्सेस 2024, तो आप क्या देखते हैं, क्या डिफरेंस आया लोगों की एक्सपेक्टेशंस में, ट्रीटमेंट्स में, मशीन्स में, तो क्या डिफरेंस है? तो ऐसे है कि 2010 वर्सेस 2024, तो आई वाज नॉट अ प्लास्टिक सर्जन इन 2010 बट स्टिल, है ना, उस टाइम पे अगर हम चंडीगढ़ की बात ही करें, एज फार एज आई रिमेम्बर, चंडीगढ़ में 2 या 3 प्लास्टिक सर्जन थे सिर्फ उस टाइम ना, पीजीआई को छोड़ के, मतलब प्राइवेट प्रैक्टिस में 2 या 3 थे जो एस्थेटिक सर्जरी कर रहे थे, मतलब ऑफर करते थे. बट ऐसा नहीं था कि दे वर डूइंग वेरी कॉमनली, दे वर एसोसिएटेड विद हॉस्पिटल्स. 90% ऑफ द वर्क वाज रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी. फोर्टिस में शायद था और तो कहीं भी नहीं था, है ना. तो एंड यू लुक एट इट नाउ, हैविंग अ प्योर एस्थेटिक कॉस्मेटिक सर्जरी setup is a financially viable thing. So obviously the volume of aesthetic surgery तो बड़ा ही है. A lot of things have changed. I think a lot of it has to do with social media. Social media जो culture start हुआ है, अब we have a definition of normal. We have a definition of
अट्रैक्टिव. अब क्या है कि एंड दैट डेफिनेशन कीप्स ऑन चेंजिंग. तो क्या है कि अभी रिसेंटली देयर वाज अ वो कि you have to have a very slim waist. Yeah. I'm just talking about body Yes, contouring because that is what I do mainly. Very thin waist and very big hips, है ना? That is something which came into as a popular culture. नहीं तो Indians are naturally gifted with that, I think. Yes, right. But ऐसे है कि it came into the culture and उससे अब now we are doing a lot of BBL. BBL is basically जो हम वेस्ट से फैट को निकालते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, उसको ना बट में डाल देते हैं. अच्छा, ठीक है. सो आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ BBLs बिकॉज इट हैज ऑल टू डू विद द सोशल मीडिया कल्चर. क्योंकि कल्चर ऐसा बन गया कि आप म्यूजिक वीडियो देख लो या फिर कुछ भी देख लो कि हिप्स इज समथिंग दैट इज कंसिडर्ड वेरी अट्रैक्टिव, है ना. तो वो है कि दैट हैज इम्पैक्टेड. सोशल इनसिक्योरिटी भी बहुत बढ़ गया. आप देखो द यंगर पीपल जितने मेरे पास, जैसे वी टॉक्ड अबाउट गायनिकोप्लास्टिया के यंग मेल्स कम टू माई ऑफिस, फिर वो कंपेयर किस चीज़ के साथ करते हैं? वो कंपेयर करते हैं विद दीज जस्टिन बीबर, इस टाइप के, है ना. दैट कल्चर हैज कम दैट यू हैव टू बी शर्टलेस, यू हैव टू वेयर बनियान डाल के, लो वेस्ट जीन डाल के घूमो. मतलब दैट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ द कल्चर. राइट. आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग इट, आई एम जस्ट सेइंग that is how it is. That is a part of the society and it is good for us, I feel. हाँ, obvious है. वो कहते हैं लोग बीमार होंगे तो डॉक्टर की दुकान चलेगी. हाँ, तो ऐसे तो उससे तो बड़ा ही है. आई थिंक उससे अवेयरनेस बढ़ी है. एक मेरे ख्याल से ये भी रीजन है कि लोगों को प्रोसीजर्स के बारे में पता लगा कि ये पॉसिबल भी है, हो सकता है. पहले तो लोगों को पता ही था कि मतलब जिस चीज में पैदा हो गए अब इसी में जाना है, यही है हमारी लाइफ. दोनों चीजें होगी ना कि लोगों का अवेयरनेस भी होगी है इवन, और दूसरा ये है कि जो डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, वो भी अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं तो लोगों तक पहुंच पा रहे हैं कि भी हम तुम्हारे लिए ये सब कर सकते हैं. और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज एज वी वर डिस्कसिंग कि जो बाइंग पावर है एक इंसान की, वो दैट इज इंक्रीज्ड नाउ. बिल्कुल बाइंग पावर. जैसे मेरे ना my father is a dentist. He's been practicing since a long time. I was just having this discussion with him. 2010-11 में ना डेंटल इम्प्लांट्स नए मार्केट में आए थे. डेंटल इम्प्लांट्स सुना होगा कि वो मेटल का दांत लगा देते हैं. तो डेंटल इम्प्लांट्स आए थे. तब तक क्या मतलब ऑप्शन क्या था? अगर आपका दांत नहीं है तो ब्रिज लगा देते थे. तीन मतलब 2 दांत आसपास के सैक्रिफाइस करके 3 दांत का एक प्रोस्थेटिक लगा देते थे. राइट. तो ब्रिज का कॉस्ट वर्सेस डेंटल इम्प्लांट का कॉस्ट में 2 टाइम्स का फर्क था, 2 या 3 टाइम्स का फर्क था. तो लोग कहते थे यार इतनी महंगी चीज कौन यूज करेगा. सही बात है. उससे अच्छा तो ब्रिज भी तो काम चला ही रहा है अभी तक, है ना. 2010 तक ह्यूमैनिटी तो खाना खा रही है. हाँ, बिल्कुल सही बात है. तो वो है. तो बट क्या है, नाउ लुक एट इट, देयर आर मिलियंस ऑफ डेंटिस्ट in the city itself. I think there are more than 3,000-4,000 dentists, ज़्यादा ही होंगे. Yeah. और and everyone is doing implants and they are doing implants very regularly. So look at the volume of patients. Exactly. तो वॉल्यूम तो बड़ा ही है and buying power भी बड़ा ही है. And I think it has a lot to do. क्यों डेंटल इम्प्लांट्स में क्यों बढ़ा? क्योंकि डेंटिस्ट भी बढ़े हैं, सबने मार्केट किया. जब सब लोग अवेयरनेस क्रिएट करने, सारी एक फ्रेटर्निटी अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो वो अवेयरनेस एक्चुअली लोगों तक पहुंचती है और उससे एक्चुअली रिजल्ट सबके लिए बेनिफिशियल होता है. द इंटायर मार्केट ग्रोज. सिमिलर फॉर योर थिंग, आई थिंक सोशल मीडिया मार्केटिंग. सोशल मीडिया इज प्लेइंग अ बिग रोल क्योंकि अब लोगों को समझ आ रहा है कि ये चीज होती है, पॉसिबल है. तो होती है तो फिर क्या है कि ऊपर से अवेलेबल है, कॉस्ट भी पता लगती है. इवन एट यंग एज पीपल गेट स्टार्ट अर्निंग. वो फर्क पड़ता है. 20 साल 22 साल हम जब कॉलेज में थे, हमारे को सिर्फ पॉकेट मनी दी जाती थी. अब मैं कॉलेज स्टूडेंट से मिलता हूँ, उनका कोई साइड हसल चल रहा है, सबका चल रहा है. यहाँ वो कुछ फ्रीलांस सोशल मीडिया मैनेज कर रहे हैं किसी का, या वो स्टॉक्स में कुछ कर रहे हैं, समथिंग और द अदर आई हैव सीन. बिल्कुल ऐसा. सोशल मीडिया इज समथिंग की जो कि एटलीस्ट विद मिनिमम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स दे कैन स्टार्ट इन वर्किंग.
उसको चाहिए क्या, सिर्फ आपके टाइम और क्रिएटिविटी की इन्वेस्टमेंट। क्रिएटिविटी की इन्वेस्टमेंट। अदरवाइज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है, फोन सबके पास है, तो दे स्टार्ट अबाउट देयर सोशल मीडिया चैनल, इफ यू गेट लकी यू गेट पॉपुलर, देन फिर सब कुछ है। एंड नाउ कम्स यू पीपल इन पिक्चर कि भी अब ये बंदा मुझे और स्मार्ट बना देगा, सुंदर बना देगा, ब्यूटीफुल बनाएगा, मुझे ये चार चीज करनी है, पैसा तो मुझे सोशल मीडिया अकाउंट दे ही रहा है। हाँ नहीं सही बात है। एंड ऐसे मैंने मतलब इट इज अ वेरी कॉमन अकरेंस, यंग पीपल started earning through social media and now they feel कि ठीक है we'll get this that can also ऑप्शन मिले तो why not। हर मैं आपको अगर किसी को भी इस दुनिया में कहूँ कि आपको जितने भी पैसे लगेंगे कोई एक फीचर अपने में चेंज कराओ, आप कुछ ना कुछ कराओगे। हाँ ऑब्वियस है, कराओगे। मतलब सबको अपने बॉडी में एक ना एक चीज की इनसिक्योरिटी है ही है। सही बात है सर। तो दैट इज दैट। तो सर आपके पास जो यंग पेशेंट है अंडर 30, कितने मतलब परसेंट जो अंडर 30 लोग आते हैं? अंडर 30, हाँ मतलब ऐसा है कि अंडर 30 एटलीस्ट कंसल्टेशन तो ज़्यादा होती है। ओके। बट अंडर 30 आई थिंक दे आर मोर प्रोन टूवर्ड्स, आर सोसाइटी स्टिल इवॉल्विंग है ना, दे आर मोर प्रोन टूवर्ड्स मिनिमल प्रोसीजर्स है ना, ज्यादा बड़े प्रोसीजर्स में एंड अप नहीं करते। लाइपोसक्शन कर लेंगे बट टमी टक नहीं करेंगे। अच्छा है ना, मतलब इंसिडेंट ना दिखे, घर वालों को ना दिखे, वो सब सोसाइटी अभी तक मतलब डर है कि घर वाले क्या बोलेंगे, क्या किया, जो विजिबल एकदम जो पैसा भी है, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं, पर घर वाले क्या बोलेंगे तो वो थोड़ा गुस्सा करते हैं। वो सब चीज का अभी भी उतने फ्री नहीं है डिसीजन लेने के लिए अभी, एटलीस्ट इन माय प्रैक्टिस। सबका अपने एवरी पर्सन इज देयर ओन, बट हाँ एक जनरल बात करें तो ठीक है। और मेनली या तो फिर प्री वेडिंग वाले आते हैं। हाँ प्री वेडिंग तो आजकल इट इज स्टार्टिंग नाउ है ना, हाँ, कि अब शादियां स्टार्ट होने वाली है, सो प्री वेडिंग विल स्टार्ट। तो वी स्टार्टेड 2-3 पेशेंट्स, तो उनका पूरा एक रेजिम बन जाता है कि विल डू फिलर्स ऑन दिस डेट, विल डू क्यू स्विच ऑन दिस डेट, पील ऑन दिस डेट। तो आपके साथ ऐसा भी है कि जैसे अब स्पेसिफिक टाइम ऑफ द ईयर जहाँ पे क्या है कि फॉरेन के पेशेंट्स या क्लाइंट्स आने शुरू कर दें, क्योंकि अभी क्या है कि इस टाइप के ट्रीटमेंट्स इंश्योरेंस में कवर नहीं होते हैं, क्योंकि दिस आर काइंड ऑफ लग्जरी या फिर जस्ट, तो उसमें क्या है कि फॉरेन कंट्री में ये कॉस्ट ज़्यादा है, और अगर इफ वर्सेस गेट इट डन इन फ्रॉम इंडिया, और स्पेसिफिकली इंडियंस के, क्योंकि इंडियन का माइंडसेट तो हमेशा वही रहेगा कि यार यहाँ पे अगर $10,000 देता हूँ, इससे अच्छा 2 लाख रुपए में इंडिया में करा लूंगा मैं। तो ऐसा कुछ आपके साथ भी रहता है? हाँ मतलब ऐसा है। आई थिंक दीज मंथ्स, मतलब एवरीवन इन आवर फील्ड विल से yes to this answer. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी आर द टाइम्स जब यूजुअली ना वहाँ पे भी हॉलीडे स्टार्ट होती है। यस राइट, इट स्टार्ट्स विद हैलोवीन, देन क्रिसमस हॉलीडेज। तो यहाँ पे भी उस टाइम पे दिवाली का सीजन होता है, तो दे आर विजिटिंग फैमिली। सो ये टाइम होता है जब लॉट ऑफ NRIs कम टू दिस एरिया एंड एस्थेटिक सर्जरी इज ऑन देयर माइंड। कॉस्टिंग का द डिफरेंस इज मैसिव। इवन कॉम्पिटेंस, मेरे को लगता है कि अ लॉट ऑफ Indians there are frustrated with the medical system, at least in America और Canada. डेफिनेटली, क्योंकि वो ना जो ट्रायज है, अपॉइंटमेंट्स हैं, वो सब बहुत डिफिकल्ट है। इंडिया में इट इज़ वेरी इजी, यू कैन गेट इट डन। आपको जब अपॉइंटमेंट चाहिए शाम के 7 बजे भी डॉक्टर आपको देखेगा, ऑब्वियस है, होता वहाँ पे नहीं दिखेगा। तो वो चीज़ है, तो उस करके एंड कॉस्ट करके वी गेट अ लॉट ऑफ बुकिंग्स। वी आर ऑलरेडी बुक्ड फॉर अ लॉट ऑफ दिसंबर है ना, बुकिंग्स अभी से स्टार्ट हो जाती है। पीपल कम, उतने ही बजट में दे मीट देयर फैमिली, इंडिया घूम भी लेते हैं, हॉलीडे भी कर लेते हैं, सर्जरी भी करा लेते हैं, एंड दे आर हैप्पी विद हाउ इट गोस। आई थिंक दिस इज गुड थिंग अबाउट योर प्रोसीजर्स की बार बार विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बार बार, यस, दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि ना कुछ क्रॉनिसिटी नहीं है। सर्जरी किया, 15 दिन तक आप हील हो गए, रिकवर हो गए, देन यू आर सॉर्टेड। फिर उसके बाद आपको कभी नहीं आना, ऑब्वियस है, अनलेस ऑफ कोर्स यू वांट टू डू वन मोर प्रोसीजर। सो फेस के ऊपर और किस किस टाइप के प्रोसीजर्स होते हैं? फेस पे यूजुअली मतलब द मोस्ट कॉमन, इफ वी टॉक अबाउट द कॉमन प्रोसीजर, राइनोप्लास्टी, ब्लेफरोप्लास्टी। राइनोप्लास्टी जिसको नोज जॉब बोलते हैं, ब्लेफरोप्लास्टी मतलब आईलिड्स। ओके। तो आईलिड भी बहुत कॉमनली किया जाता है। आईलिड्स में 2
कंसर्न्स होते हैं लोगों के, एक तो विद एज थोड़ा सा आँख का ये स्किन एक्सेस हो जाता है, ओके दैट इज़ अ कंसर्न, आई बैग्स हो जाते हैं, दैट इज़ अ कंसर्न, तो वो परमानेंटली वी कैन टेक केयर ऑफ दैट। ओके सो देन जैसे हमने फिलर्स की बात की, तो देर आर सर्टेन परमानेंट फिलर्स ऑल्सो लाइक फैट, तो हम आपकी बॉडी से फैट निकाल के फेस में इंजेक्ट कर देते हैं, दैट इज देयर। सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज ऑन द फेस इज हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट, आई थिंक इंडिया वॉज at a certain point of time, अब I think Turkey है, but India was the biggest center for hair transplant in the world, है ना, in I think 2010 से लेके 15-20 तक, है ना। अब आजकल टर्किश सर्जन ज़्यादा पॉपुलर हो गए, बट अभी भी इंडिया की जो एस्थेटिक मार्केट ऑलमोस्ट 50% हेयर ट्रांसप्लांट है। आई थिंक इंडिया इज द ओनली कंट्री जहाँ पे बालों को लेके मूवी बनी हुई है, बाला। हाँ, बाला। दैट वाज नाइस मूवी। वैसे भी हेयर ट्रांसप्लांट जितना सस्ता इंडिया में पॉसिबल है ना, मतलब मेरे कई फ्रेंड्स ने अराउंड 20,000 में हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया। 20,000 में? हाँ, और पॉसिबल है, मैंने सुना भी। कैसे, क्या है कि बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट ना बड़ा एक लेबर इंटेंसिव काम है। यू टेक आउट, है क्या, इट इज जस्ट लाइक स्किन ग्राफ्टिंग। जैसे हम बर्न पेशेंट्स में थाई से स्किन लेके वुंड पे लगा देते हैं एंड दैट स्किन स्टेज। हेयर ट्रांसप्लांट इज एग्जैक्टली द सेम। बेसिकली हम एक छोटा सा स्किन विद वन हेयर निकाल रहे हैं, मतलब फॉलिकुलर यूनिट बोलते हैं, 2 हेयर या 3 हेयर हो सकते हैं, वो यूनिट पीछे से निकाल के हम एक नए वुंड में डाल रहे हैं। तो पहले वोन करेंगे फिर उसमें डालेंगे? हाँ, पहले तो उसके 3 स्टेप्स हैं। पहला है बाल को निकालना, ओके दूसरा है एक वुंड क्रिएट करना, तीसरा है उसको उसमें डालना। सो ये हम the issue with the science and the procedure is very easy, simple. The issue is 2 things. एक तो डिजाइन की प्रैक्टिकलिटी, द सर्जन शुड अंडरस्टैंड कि इन दी एंड सिर पे बाल तो कम ही है। हाँ राइट, नए बाल तो पैदा नहीं हो रहे, जो पीछे से निकाल रहे हैं वो परमानेंटली निकल रहे हैं, और अच्छा वो नहीं आएंगे? वो नहीं आएंगे। तो हम बेसिकली रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं कि पीछे सपोज 100 बाल है, आगे 10 बाल है, तो हमने यहाँ से 20 यहाँ लगा दी, तो क्या हो गया, पीछे 70 हो गए, आगे 40 हो गए, बंदा ओवरऑल अपीयरेंस चेंज हो गया। राइट, दैट इज द आइडिया। सो एंड सेकंड इज द लेबर इंटेंसिवनेस, क्योंकि एक एक बाल को ट्रांसफर करना टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो द इशू वाज कि सर्जन को साथ में टेक्नीशियन चाहिए। अ सर्जन कैन नॉट डू द इंटायर थिंग। यू कैन नॉट टेक आउट 5,000 हेयर एंड इम्प्लांट इट, नहीं तो यू विल गो क्रेजी। क्योंकि 7-8 आवर्स 10 आवर्स आप एक ही काम करते रहोगे, यू विल गो क्रेजी। तो इट इज़ अ टीम एफर्ट। सो टीम में OT टेक्नीशियंस को ट्रेन करके रखा गया। अ फ्यू OT टेक्नीशियंस हैव स्टार्टेड देयर ओन थिंग, तो दे डू इट फॉर लाइक 20,000, 25,000, 30,000 में डॉक्टर इन्वॉल्व ही नहीं होता, OT टेक अकेला कर देता है। 3-4 OT टेक मिलके वो कर देते हैं। Okay. So that is also possible. Sometimes results are also decent, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, but it is not, again ना, safety, it is not very safe that way. तो अभी जैसे अब ट्रांसप्लांट करते हैं, जब हम पीछे से निकाला आगे लगाया, तो 8-10 घंटे तो पेन नहीं होता कि पीछे से निकाल रहे हैं बाल? तो उसमें हम सीरियल ब्लॉक्स देते हैं। सीरियल ब्लॉक्स ऐसे हैं कि पहले हम क्या करते हैं, पीछे एक नर्व ब्लॉक दे देते हैं, ये कि आधा स्कैल्प सुन हो गया। Okay. उतनी देर में हमने पीछे से बाल निकाल के कलेक्ट कर लिए, फिर हमने पीछे का ड्रेसिंग कर दिया, फिर हमने पेशेंट को उल्टा किया, आगे हमने इंजेक्शन देके आगे का स्कैल्प सुन कर दिया, फिर वहाँ पे होल कर दिए और फिर उसमें डाला। तो हमने हाफ स्कैल्प को सुन किया, तो पेन नहीं होता। हमने पहले 3 घंटे तक ये स्कैल्प सुनता, आगे 3 घंटे के लिए फिर ये हो गया। तो एक कोई लिमिट है कि एक दिन में सिर्फ इतने ही ट्रांसप्लांट होंगे उसके? थ्योरेटिकली तो नहीं है, बट प्रैक्टिकली यस। आई थिंक 5,000 ग्राफ्ट से ऊपर इज नॉट पॉसिबल इन इंडिया। सम सर्जन्स डू इट एंड दे डू इट वेल, बट मैंने केस सुना था कुछ साल पहले, उसमें था कि एक इन पर्सन की डेथ भी हो गई थी हेयर ट्रांसप्लांट के प्रोसेस। वही जो मैं सेफ्टी की बात कर रहा हूं। एक लिमिट से नहीं, उसका क्या केस आया था कि उसने एक लिमिट से ज्यादा करवाए थे एक दिन में, ऐसा कुछ हुआ था। यूजुअली देखो, हेयर ट्रांसप्लांट से डेथ होना इज एक्सट्रीमली इम्प्रोबेबल इफ इट इज डन बाय क्वालिफाइड। अगेन वो चीज़ है कि
दी ओनली रीजन दैट आई कैन थिंक ऑफ कि डेथ हो सकती है, वो दो रीजन। एक तो कि आपने एनेस्थीसिया जो दिया ना, लोकल एनेस्थेटिक, उसकी डोज एक्सीड कर दी। ओके, दैट इज, उसकी इतनी डोज दे दी कि कार्डियोटॉक्सिसिटी, कि हार्ट को कुछ हो गया। ओके, या सेकंड है कि आपने पेशेंट को प्री ऑपरेटिवली देखा नहीं, वो शायद वैसे ही सिक था, कोई साइड इफेक्ट हो गया या कुछ कुछ और ऐसे प्रॉब्लम था, थी। तो Okay. ये है। तो आई थिंक दैट इज वेयर अ डॉक्टर हैज टू बी अ पार्ट ऑफ द टीम। जो ये टेक्नीशियन ओनली क्लिनिक्स है ना, दैट इज द रिस्क पार्ट ऑफ इट। वो भी जो वो डेथ हुई थी, दैट वाज अ हेयर ट्रांसप्लांट हैपनिंग इन अ डेंटिस्ट ऑफिस, बीइंग डन बाय टेक्नीशियंस। डेंटिस्ट था भी नहीं, ही वाज नॉट देयर। सो वो है, इफ यू ट्राई टू, मतलब समझ रहा हूँ मैं। इन चीजों में वो काम नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब Okay, से। और ओवरऑल क्या वैसे बेसिक कॉस्ट रहती है अगर किसी ने ट्रांसप्लांट करना है? एवरेज कॉस्ट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट इन अ गुड सेंटर इज, मतलब स्टार्ट्स एट 50,000 ऑल्सो, बट अराउंड 70,000 to 1 lakh के आसपास इज द यूजुअल कॉस्ट ऑफ द इंटायर थिंग। और इसमें कितना ट्रांसप्लांट, कितने यूजुअली 4,000 grafts इज व्हाट एवरेज। तो काउंट कैसे करते? 4,000 हो गए। वो भी है, अब दैट इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। अब क्या है कि व्हाई डू पीपल काउंट ग्राफ्ट्स? क्या कि ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए कि कितना काम हुआ। अब कैसे कहेंगे कि ये कम है, ये ज़्यादा है? सेकेंडली, कई लोग ना बिलिंग बाय द ग्राफ्ट करते थे। यस, एग्जैक्टली। तो फिर वो बिलिंग के लिए, अब बिलिंग पर अगर आप काउंट करोगे, यू हैव टू टच द ग्राफ्ट। जितना आप ग्राफ्ट को हैंडल करोगे, उतना ग्राफ्ट का सक्सेस रेट कम होता है। सो आइडियली हम जो कहते हैं, वी डोंट काउंट, we see the area, tell the estimate and say that this is what we'll charge. भी अप्रोक्सीमेटली हम हाँ, 3,000 3,500 क्राफ्ट क्रिएट करेंगे और वो हो जाएगा। कोई फायदा नहीं है उसको काउंट वाउंट करके। हाँ, मतलब there is ऑब्वियस no है, point टेस्ट of it. काउंट तो करने, तभी तो मैं पूछा क्वेश्चन कि वो हाँ, काउंट कैसे count करते हैं क्यों फिर? हाँ। या तो कोई प्रोसीजर का मशीन ही काउंट करती तो है वो फिर लोग उसको। क्या करते हैं कि ना, जो पहले करते थे ट्रेडिशनली, कि बैचेस में रख देते थे कि 100 का एक बंच बना दिया, फिर 100 का बंच बना दिया, फिर 100 का बंच बना दिया, तो फिर आप बंचेस काउंट कर लो। दैट इज हाउ दे यूज्ड टू काउंट, बट आई डोंट थिंक। और ये प्रोसीजर कितने टाइम का रहता है? एक्चुअली 6-7 घंटे लग जाते हैं अगर पेशेंट के इन टू तो आउट। प्री प्रोसीजर भी कुछ होता है इसमें? प्री प्रोसीजर कोई मेडिकेशन वैसे कोई ज़रूरी नहीं है। वी डू गेट अ टेस्टिंग डन कि ऑफ द सेफ्टी ऑफ इट ऑल। बाकी उसके अलावा तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसमें खाने पीने का भी कुछ रहता है कि नहीं खाना? हम तो इन बिटवीन सर्जरी भी पेशेंट कीप्स ऑन हैविंग फूड, वाटर, व्हाटएवर ही वांट्स टू ड्रिंक। टी कॉफ़ी शुड बी अवॉइडेड। कई बार ना ब्लीडिंग का चांस होता है, पर कई पेशेंट ले लेते हैं, इट्स ओके। ओके, और जब ये ट्रीटमेंट चल रहा होता है, पेशेंट वेकअप, हाँ, दे आर सीइंग द फोन वीडियो, फोन देख रहा है अपना बस टाइम पास। कोई ऐसा प्रॉब्लम। ओके, इट इज कंफर्टेबल, इट इज नॉट जनरल एनेस्थीसिया में नहीं है, ही इज वेरी कंफर्टेबल दैट। बट ये है कि कम्बरसम है, एक ही पोजीशन में आप लेटे हो 6-7 घंटे, थोड़ा सा टायरिंग हो जाता है। हाँ, ऑब्वियस है। वी और हैड सम फनी इंस्टेंसेस आल्सो। एक पेशेंट का हमने हेयर ट्रांसप्लांट किया था, एंड आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट ही वाज गोइंग बैक, एंड जैसे गाड़ी में बैठा तो एक हल्का सा वो स्पीड बम्प आया, उसका छत पे सिर लगा, तो बाल छत पे चिपक गए। तो he had to come back, we took out more hair, do it again. Oh my God. So we have done funny things. ये तो ओके। सो आफ्टर ट्रीटमेंट क्या मतलब मेडिसिन भी रहती हैं हमारी? हाँ, मतलब 5 days का एंटीबायोटिक्स एंड पेन किलर, दैट्स इट। और जो उसके बाद हम मेडिकल थेरेपी देते हैं। ओके, मेडिकल थेरेपी जिसकी हमने बात की थी, मिनॉक्सिडिल इज समथिंग दैट वी गिव सम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, वो देते हैं। एक फाइनेस्ट्राइड करके एक दवाई होती है, वो भी प्रिस्क्राइब करते हैं। सम पीपल टेक इट, सम पीपल डोंट। ओके, तो इसमें वापस रीग्रोथ कितने टाइम के बाद होती है फिर? यूजुअली जो ग्राफ्ट का टेक है वो 10 से 15 दिन में हो जाता है। मतलब 10 से 15 दिन में आपको दिखता है कि इतने बाल चिपक गए हैं। फिर उसके बाद क्या है कि हेयर साइकिल में दे गो इनटू देयर एंड ऑफ लाइफ स्टेज, तो वो गिरने लग जाते हैं। तो ये बाल गिरेंगे, फिर इनकी जड़ से नए बाल आएंगे। दैट टेक्स अराउंड 4 to 6 months. You see final results after 6 months minimum, but 1 year is what is recommended. तो पर्सन को अपने बाल सारे कटवाने पड़ते हैं या क्या, कैसे करना पड़ता है? अब ऐसे देर आर 2 ways. अगर अ पेशेंट इज ओके विद गेटिंग अ ट्रिम, तो दैट इज द बेस्ट, क्योंकि हमें सारा कुछ अच्छे से दिखता है उस टाइम पे।
एक और ऑप्शन है लॉन्ग हेयर एफयू ही बोलते हैं, बिना बाल काटे निकालना। उसके लिए खास तरह का पंच आता है, वो यूज़ करते हैं। दैट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो वो 700 बाल करने में 3-4 घंटे लग जाते हैं एटलीस्ट हमें, तो वो बहुत टाइम लगता है। तो उसमें भी तो बाल गिरते होंगे फिर पहले? हाँ, गिरते तो हैं ही हैं, पर उसमें पीछे काटने नहीं पड़ते, जो वो 15 दिन का टाइम बच जाता, 15-20 दिन का। तो इट इज़ नॉट वर्थ इट आई फील, बट सम पीपल आर इनटू सच अ फील्ड कि इट इज़ वर्थ इट फॉर देम। ओके ओके। और उसके बाद फिर ये बाल मतलब थ्रू आउट द लाइफ रहेंगे या ये फिर दोबारा प्रोसेस हो सकती सो है? ऐसा है कि हेड, अब कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप कि बाल झड़ने का कॉज क्या है। कॉज यूजुअली एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है। एंड्रोजेनिक का मतलब कि हमारा एक टेस्टोस्टेरोन का एक बाय प्रोडक्ट है, डीएचटी करके बाल गिर रहे हैं। तो हमारी बॉडी पे ज़्यादा बाल होते हैं, सिर पे कम होते हैं यूजुअली, है ना। राइट। तो ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को कुछ नहीं कर रहा हेयर ट्रांसप्लांट, जस्ट उसको हाइड कर रहा है। तो बॉल्डनेस तो एक ना रिलेंटलेस प्रोसेस है जो चलता रहेगा। मेडिकल थेरेपी लाइक मिनॉक्सिडिल वगैरह उसको धीरे कर देगा, पर उसको ख़त्म नहीं करेगा। खत्म नहीं करेगा। तो हेयर ट्रांसप्लांट जब करते हैं तो इसमें दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो इट इज़ नॉट दैट अगर पॉसिबल है तो 6,000 बाल लगा दो, नो, यू हैव टू कीप सम इन रिजर्व फॉर द फ्यूचर ऑल्सो, बिकॉज बॉल्डनेस तो चलता रहेगा। तो आपको 5 साल बाद या 10 साल बाद सेकेंड ट्रांसप्लांट चाहिए ही होगा। So you should have some hair in reserve here, some from the beard, so that we can do it again. तो according to me 4,000 या 5,000 से ज़्यादा बाल नहीं करने चाहिए इन अ सेशन, मैसिव नहीं करना चाहिए। तो अभी जैसे अभी आपने बताया बियर्ड से भी लेते हैं, तो बियर्ड के बालों का जो टेक्सचर होता है थोड़ा और जो हेयर बॉल का वो होता है तो डिफरेंट वो होता है। हम ऐसा है कि इसके लिए भी हेयर ट्रांसप्लांट इज एवरीथिंग, देयर इज नो गाइडलाइंस और समथिंग, वो आर्ट और आपकी थिंकिंग पे है। अब क्या है, हम जब बियर्ड लेते हैं तो हम जो पेट्री डिश में बाल कलेक्ट करते हैं हम सेपरेट करते हैं कि बियर्ड के सेपरेट किए, हेयर वाले सेपरेट किए। Okay. तो हम क्या करते हैं कि हेयर लाइन के एरिया में सिर्फ हेयर वाले चूज करते हैं। Okay. जब हेयर लाइन कंप्लीट हो गई तो हम हेयर वाले और बियर्ड वाले को मिक्स कर देते हैं, रैंडमाइज हो गया वो। राइट। फिर उसको हम पीछे यूज करते हैं। तो हम बियर्ड वाले हेयर को सिर्फ मिड स्कैल्प में जस्ट टू बैक में दिखेगा नहीं। हाँ, जस्ट टू फिल अप थिंग, एज अ फिलर टू। राइट। दैट इज व्हाट वी डू। ओके। सो ये इसका कोई मतलब पूरा जो प्रोसीजर होता है इसमें भी कोई साइड इफेक्ट रहता है क्या? नहीं, साइड इफेक्ट वही है, इट इज कम्बरसम, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई एनेस्थीसिया की डोज आपने ठीक दी है, कैलकुलेटेड है सब कुछ, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कुछ हुआ कभी कि जैसे कोई ट्रीटमेंट तो हुआ है लेकिन पर ट्रांसप्लांट के बाद किसी के बाल आए ही नहीं फिर भी? ऐसा है, फिर वही सिलेक्शन ऑफ पेशेंट है। कईयों के हेयर क्वालिटी ऐसे बहुत ही पतले बाल होते हैं, तो उनमें मैं तो आई पर्सनली रिफ्यूज द पेशेंट। ओके। कहते हैं ना कि ऐसा पेशेंट अपने दुश्मन को भेज दो क्योंकि आपको पता है इसमें रिजल्ट नहीं है, पहले दिन से ही पता है। पहले दिन से पता है। अब एक्सपीरियंस सर्जन नोज कि नहीं, इसमें अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। ओके। सो जितने भी हम अगर ट्रांसप्लांट करते हैं वो सारे ग्रोथ होती है या उनमें से कुछ होते कुछ नहीं होते हैं? तो ऐसा है कि एट्रिशन रेट बोलते हैं इसको, कि कितने % बाल नहीं ग्रो करेंगे। अगर हमने 100 ग्राफ्ट ट्रांसफर किए तो 93 to 95% ग्रो करते हैं, 5 to 7%। दैट इज अ गुड परसेंटेज। दैट इज जस्ट एट्रिशन रेट। सर एक मिसकंसेप्शन है, जो कॉस्मेटिक सर्जरी है वो सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए ही है। सो इसके बारे में आप क्या कहोगे? तो कॉस्मेटिक सर्जरी इज जैसे ऐसा नहीं है, मतलब कॉस्मेटिक सर्जरी सबके लिए है इन टर्म्स ऑफ, जैसे हम बार बार बात करें कि ना कॉन्फिडेंस के लिए है। इट इज़ यू मेक योर सेल्फ द प्रायोरिटी, है ना, कि इट इज़ समथिंग दैट यू शुड डू। जो चीज़ आपको रियली बॉदर कर रही है, जो आपको लाइफ में पीछे रोक रही है, जैसे हमने बात किया गायनेकोमास्टिया का। गायनेकोमास्टिया अगर एक ना स्विमर में है तो वो उसका कॉन्फिडेंस रोक रहा है, समझे ना, कि उसके स्विमिंग है पर उसको लगता है कि लोग मेरे को देख के हंसेंगे, राइट। तो
why not get surgery done? तो that will always improve your outcome in life per se. मैं सिर्फ उस स्टेज की बात नहीं कर रहा, जिंदगी की बात कर रहा हूँ. ओके. तो वो है. अब जैसे आई हैव अ अपॉइंटमेंट इन द इवनिंग. शी इज अ स्टूवर्डेस in a airline and she is bothered with very large breasts. So that is pulling her back in her business. She's not very Yeah, I confident understand. serving people. She's not very confident dealing with people, and her job is to deal with people. Deal with people. So उसमें of course you should get it done. Why not? If it is possible, why not? ऐसा कोई मिसकंसेप्शन जो कि हमारे जो इंडियन पेशेंट्स हैं स्पेसिफिकली उनमें ऑलमोस्ट सब में कॉमन सा ही रहता है ड्यूरिंग द बहुत ट्रीटमेंट. सारे हैं ऐसे. तो जैसे ये बारिशों में सर्जरी नहीं करनी चाहिए. अच्छा, तो इज इट राइट? नहीं, कॉस्मेटिक सर्जरी में तो इन्फेक्शन रेट ऐसे है कि हमारे ये माना जाता है ना कि बारिशों में कुछ प्रोसीजर नहीं करना चाहिए. हाँ, इवन हाँ. नॉन वेजिटेरियन फूड भी नहीं खाना चाहिए. इट कम्स फ्रॉम साइंटिफिक थिंग कि ऑफ कोर्स कि उस टाइम पे इन्फेक्शन रेट्स आर हायर बिकॉज उसमें डिग्रेडेशन ज़्यादा होती है. नमी है मौसम में. नमी है तो. पर क्या है कि हमारे जो सर्जिकल प्रोसीजर दे आर जस्ट स्किन डीप. इनमें इन्फेक्शन रेट्स एक्चुअली मिनिमल हैं. मतलब ट्रेडिशनली और हमारे सेटअप में भी इन्फेक्शन रेट इन प्लास्टिक सर्जरी ऑलमोस्ट ज़ीरो. तो सर्जरी में इन्फेक्शन तो नहीं होगा वेदर करके. और आई गेट वेरी एफ्लुएंट पीपल जो 18 से 20 घंटे तो एसी में रहते हैं बट स्टिल दे फील कि बारिशों में सर्जरी. हाँ, ये बात तो सही है. यू आर राइट. तो कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम एसी में ही रहते हैं. पर ऐसे बहुत सारे हैं. इट इज देयर आर अ लॉट ऑफ misconceptions in people. So do you get any kind of agreement with the patient before proceeding for any kind of procedure? Yes, I think in today's era ना, this is a very good question. क्योंकि आजकल के टाइम में जैसे मेडिको लीगल इश्यूज का टाइम है. मतलब वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड वी हैव टू कीप आवर सेल्व्स कवर्ड. जैसे मेरे फादर ने 40 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं. उन्होंने कभी जो इंडेमनिटी इंश्योरेंस के बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि तब ऐसा कोई सोचता भी नहीं था. मेरे को लगता है ना. अब क्या है कि इंडेमनिटी के बिना आपने काम करना, मतलब अपना प्रैक्टिस करना इन मॉडर्न डे प्रैक्टिस, सर्जिकल प्रैक्टिस इज नॉट पॉसिबल. अगर कर रहे हो देन यू आर अ फूल. क्योंकि मेडिकल लीगल एस्पेक्ट में क्या है कि जो इंडेमनिटी के बिना भी ना प्रैक्टिस इज नॉट पॉसिबल. आई थिंक इन दिस ईरा हमारे कॉस्मेटिक सर्जरी में एटलीस्ट की लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन तो है नहीं. जो हमारा एंड पॉइंट है सर्जरी का कैसे मेजर किया जाता है सेटिस्फैक्शन स्कोर्स में, कि इफ़ द पेशेंट इज सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट और नॉट. कई बारी वेरी कॉमनली द सर्जन इज वेरी सेटिस्फाइड विद जो रिजल्ट है बट द पेशेंट इज नॉट. सो एंड इन सच केस जहाँ सेटिस्फैक्शन मैच नहीं होती तो एक ऑप्शन है कि पेशेंट हमेशा केस कर सकता है. एंड सेकेंडली सोशल मीडिया एंड जो ये जो रिव्यू ड्रिवन इंडस्ट्री है ना, Yes, right. आपने बहुत अच्छा काम किया, पेशेंट वॉज नॉट सेटिस्फाइड समहाउ एंड ही रोट अ बैड रिव्यू, तो दैट gives a direct hit to your clinic and name and reputation and everything. Yeah. So उसके लिए having a legal team, legal backup is very important. I feel that consent, the basic चीज़ is consent. Consent form का मतलब है कि सर्जरी से पहले पेशेंट ये कह रहा है कि मुझे सब कुछ समझा दिया गया है और सारी कॉम्प्लिकेशन भी समझा दी गई है और मैं अपने होश और हवास में तैयार हूँ ये सर्जरी कराने को. एक ये सिंपल डॉक्यूमेंट सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है. Okay. जो काफ़ी इग्नोर किया जाता है. एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली ये कि रिव्यूज़, उसमें भी कि रिव्यू में कई लोग कुछ गलत लिख देते हैं. सो वी कैन ऑलवेज मतलब से कि ये ना डिफेमेशन है, तो वी कैन ऑलवेज टेक लीगल हेल्प फॉर दैट. Yeah, definitely.
बट द ओनली थिंग इज कि रिव्यूज आज के टाइम में आप नहीं लिख रहे, आपने किसी को कह के लिखवा दिया, तो तो you can't उसका help it. I अवॉइड think नहीं कर सकते, it लेकिन has a lot to do with social media agencies also. I feel, I don't know, मतलब it is something very very gray area, और आप इस पे कुछ कंट्रोल भी नहीं कर कुछ कंट्रोल नहीं करते सकते. सर. There is no एक्चुअली control. यू मस्ट हैव दैट काइंड ऑफ डेस्परेशन, या तो अगले वाले को, सामने वाले को hurt मुझे करना. कोई सजा देनी है, हाँ. उसके अगेंस्ट एक्शन लेना ही लेना है. सो पीपल डू दैट, बट आफ्टर कपल ऑफ डेज, कपल ऑफ वीक्स और मंथ, ठंडा सब हो भूल जाता जाता है, सब सब नीचे भूल रह जाता जाता है, है. वो तो सो है. दैट इज व्हाई इन सोशल मीडिया आल्सो देयर इज ए प्रोसेस ऑफ वी कॉल इट ORM, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट. अच्छा. तो उस प्रोसेस के थ्रू हम उस गलत रिव्यू को हटवा भी सकते हैं. हाँ, अगर नहीं हटवा सकते तो उसको इतना नीचे दबा देते दुआ हैं देते हैं. कि वो अगर होगा तो बड़ा रहेगा, क्या फर्क पड़ता है. नहीं, ऐसे तो देखो, you have to understand whatever you do, if you do something right, you do something wrong, there will be 10 people think that you did well, 5 people saying you did wrong. आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते जिंदगी. इवन एक फैमिली में सारे लोग एक डिसीजन से खुश नहीं होते, ये तो फिर भी आउटसाइड वर्ल्ड है. आउटसाइड वर्ल्ड, बिल्कुल. Right. एग्जैक्टली. सो इसलिए मेडिकल लीगली कवर होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक दैट इज. यस, राइट. सर देयर इज कपल ऑफ प्रोसीजर्स जैसे कूल स्कैल्पिंग और IV4. सो ये एक्चुअली क्या है, किस प्रोसेस में यूज करते हैं हम लोग? तो ऐसे क्या है कि कूल स्कल्पटिंग क्या है? कूल स्कल्पटिंग इज अ बॉडी कॉन्टूरिंग टूल. अब ओके, व्हाट इज वेट लॉस एंड बॉडी कॉन्टूरिंग, है ना, दोनों अलग चीजें हैं. ओके. वेट लॉस इज कि आपने ओवरऑल अपना वजन घटाया. बॉडी कॉन्टूरिंग वो नहीं है. वेट लॉस अगर आप सर्जिकली करते हो, वी थिंक अबाउट बिरियाट्रिक सर्जरी. बिरियाट्रिक सर्जरी क्या है कि आप खाना ही नहीं खा पाते तो आपका वजन कम हो जाता है. यहाँ नॉन सर्जिकली एक वो बलून डाल देते हैं पेट में, तो आप खाना नहीं खा पाते तो वजन कम हो जाता है. एक होती है बॉडी कॉन्टूरिंग की, जिसकी हमने बात की कि एक एरिया से फैट सेल्स को हम निकाल रहे हैं, एक सर्टन एरिया से. तो दैट इज बॉडी कॉन्टूरिंग. एक एरिया को आप कॉन्टूर कर रहे हो, शेप में लेके आ रहे हो. तो कूल स्कल्पटिंग इज अ नॉन सर्जिकल बॉडी कॉन्टूरिंग डिवाइस. तो वो क्या करती है कि एक डिवाइस है जिसका एक एप्लीकेटर होता है, वो आपके साथ अटैच हो जाता है एब्डोमेन में, चिन में, चेस्ट में, जहाँ भी आप कहोगे वहाँ पे वो लग जाता है और वो फैट को ठंडा करता है, फ्रीज कर देता है. ओके. फ्रीज कर देता है तो वो फैट सेल्स उस एरिया में मर जाते हैं और हमारी बॉडी उसको धीरे धीरे अब्जॉर्ब कर लेती है. अच्छा. तो कूल स्कल्पटिंग इज अ एफिशिएंट नॉन सर्जिकल body sculpting device, but I don't like it. Why? Because the result that it offers per sitting is very minimal. वो जब हम लाइपोसक्शन में सक्शन कर रहे हैं फैट को, हम सेम चीज़ कर रहे हैं, फैट सेल्स को निकाल रहे हैं. ये क्या कर रहा है, वही फैट सेल्स को फ्रीज करके मार रहा है, हमारी बॉडी अब्जॉर्ब कर रही है. ये सिर्फ 10-20 मैक्सिमम 50 ml फैट को ख़त्म कर रहा है इन वन सेशन. ओके. हम कर रहे हैं 3 लीटर 4 लीटर. लुक एट द वॉल्यूम. सो वी कैन एक्चुअली carve you into something that you really want. This will give you a very modest improvement. The good part about this is कि इसमें सर्जरी नहीं है, पेन नहीं है, इंसिजन्स नहीं है, बट इसमें मल्टीपल सेशंस हैं. You need 5 sessions, 6 sessions, depending upon what it is. So it is very good for very tiny areas of fat. So it is good for double chin. It is good for tiny pockets of fat, बहुत ही tiny pockets. Major आप the problem with ये issue आती है chain clinics में. Chain clinics हैं which are driven by जो investors. Investor driven clinics में there is a pressure to sell. Yes, right. When there is the pressure to sell, they sell these devices to very obese people as a weight loss tool. Mm-hmm. It will not work. It is like taking a spoon out of the ocean. It will not work. Right. There will be no result. Mm-hmm. Every device is good if it is used for its indication. Okay. That is how it should be. Okay. So, sir, as we moving towards the end of this podcast, I would like to ask any tips or any suggestion for people. Tips in terms of skincare, I would say that use your sunscreen, है ना, use some antioxidant अगर, या फिर hyaluronic acid gels. I think they hydrate your skin very well. Okay.
So you can do sunscreen with that. I think that works really well in terms of skincare. I'm not the right person to guide someone on skincare, but still. Secondly, in terms of aesthetic surgery, I think the most important tip is to be confident in your own skin. And I think that अगर कोई major hindrance that is मतलब pulling you back, of course we are there for you. Try whatever you may, do your research, read about it, do whatever you do, any surgery that you do, get it done from someone who is qualified enough to do it. That is Okay. all. Because at least in India right now legislation इतना strong नहीं है. अब आप अगर प्लास्टिक सर्जन सर्च भी करोगे ना, या फिर आप कुछ भी लाइपोसक्शन सर्च करोगे, आपको 2 रिजल्ट्स प्लास्टिक सर्जन के मिलेंगे, 8 मिलेंगे. कोई एक डेंटिस्ट होगा, कोई डर्मेटोलॉजिस्ट होगा, कोई कुछ भी नहीं होगा, ब्यूटिशियन ही होगा. सही दैट बात इज है. द थिंग. तो आपको एज अ कंज्यूमर बहुत टफ है टू सी कि कौन बंदा ठीक है. राइट. मतलब प्राइस वॉर इज नॉट एग्जैक्टली हाउ यू शुड थिंक. आपको एक बार ही ना रिसर्च बैकग्राउंड चेक करना आना चाहिए. दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. Right, sir. Right. So thank you, sir. Thanks a lot. We really enjoyed the session with you, Thank and you, you've sir. given us so many lot of information. And thank you.